गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। कल हमने क्या टॉपिक लास्ट डिस्कस किया था? मुझे लगता है शिफ्ट इन फ्रिंज। शिफ्ट इन फ्रिंज ना। सर एक क्वेश्चन भी दिया था सर आपने। हाँ वही। किसी का आंसर आया? यस सर। सर वो ना एक्चुअली सारे फ्रिंजेस म्यू टाइम्स कम हो जाएंगे। अच्छा, फिर डिराइव कैसे किया आपने? सर जो डी साइन थीटा था ना सर, उसको म्यू के टर्म्स में हम लोगों ने नहीं लिया था सर। कल वाली मिस्टेक ये थी हमारी। मतलब डी साइन थीटा भी तो सर मीडियम में है सर, तो उसको भी तो म्यू के कंपेयर में ही लेंगे ना हम। जैसे तो हमने तो यही कहा था ना, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू म्यू इनटू डी साइन थीटा, ये लिखेंगे। और अगर हम लिखेंगे एन, तो एन लैम्डा मीडियम लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे अगर ये मीडियम यहाँ पे है तो? हाँ सर, वो लैम्डा मीडियम में लिखा था हमने। तो फिर तो म्यू स्क्वायर आ जाएगा ना। फिर तो होगा क्या कि y की वैल्यू हो जाएंगे एन लैम्डा म्यू स्क्वायर बाई डी आ जाएगा। नहीं सर, ये नहीं आ रहा है सर। क्यों? यही आएगा ना। क्योंकि अगर यहाँ देखो एन लैम्डा एयर बाई म्यू लिखोगे ना आप, फिर तो म्यू स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। साइन थीटा सर आ रहा है एन लैम्डा म्यू स्क्वायर डी, और वाई एन आ रहा है एन लैम्डा डी बाई म्यू इंटू डी। अच्छा क्योंकि सर ठीक। वाई जो होगा सर वो भी लैम्डा म्यू के टर्म में लिखेंगे ना हम। ऐसा हाँ करके हमने करा है। हाँ, उसके टर्म्स में ये देखिए, ऐसा हमने कहा था। यहाँ पे अगर हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे पास देखें तो फिर दिक्कत कहाँ है इस फॉर्मूले में, वो देखिए। इसमें हमने कहा था यहाँ ये लेमडा है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है। फिर मैंने कहा था यहाँ पे पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा जब ये डी है तो, और ये डी है तो। मैंने कहा था पोजीशन ऑफ मैक्सिमा फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। किसी और ने किया इसे? देखिए टू मैक्सिमा या फोर मैक्सिमा, और मैक्सिमा के लिए मुझे बताइए कि डेल्टा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2n पाई होना चाहिए मैक्सिमा के लिए। बचे लोग, मैक्सिमा के लिए डेल्टा इक्वल टू 2n पाई होना चाहिए, यस और नो? यस सर। ओके, यहाँ मीडियम पे क्या ये मीडियम में कोई फर्क पड़ेगा क्या डेल्टा पे इस फॉर्मूले पे, अगर मीडियम चेंज हो या अनचेंज हो तो? क्योंकि ये एंगल की वैल्यू है ना। तो यहाँ पे जैसे जब भी 2n पाई होगा, यानी जब भी हमें आई मैक्स करने होंगे तो आई मैक्स तभी होगा जब डेल्टा इक्वल टू 2n पाई होगा। सो डेल्टा की वैल्यू मीडियम हो या एयर हो या कुछ भी हो, ये डेल्टा 2n पाई ही होगा ना हमेशा। किसी को डाउट है इसमें? जहाँ पे n की वैल्यू अभी क्या है, कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। n की वैल्यू कितना, 0 1 2 3 4 है क्या ये n? इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, ऐसा। यहाँ कहीं कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। अब मुझे बताओ आप, डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा के पाथ डिफरेंस। 2 पाई बाई लैम्डा। तो ये क्या, लैम्डा मीडियम या लैम्डा यानी एयर, क्या लूं मैं यहाँ पे? सर एयर लगता है। तो एयर तो यहाँ है ना, ये एयर है, यहाँ जाएगा तो फिर क्या होगा? तो सर डेल्टा तो बदलना नहीं चाहिए, डेल्टा हमेशा अच्छा वही ठीक रहेगा। ठीक है, आपको अगर दिक्कत है तो k इजकल टू, यानी डेल्टा इजकल टू k, और फिर ये S2p माइनस S1p, ये लिख सकते हैं क्या? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक। यानी k की वैल्यू एस डेल्टा इजकल टू k S2p माइनस S1p होता है। अब यहाँ मुझे बताइए कि k की वैल्यू क्या होती है? k का 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई बाई लैम्डा। अभी ये लैम्डा किस में है, एयर में है या मीडियम में? हाँ एयर में होता है। एयर में कहाँ है? इधर एयर है ना, नहीं यहाँ पे क्या है, ये मीडियम है ना।
हाँ ये ठीक है, उस फॉर्मूले में बताएं कि वो फॉर्मूला एयर के लिए। ये कैसे, किसने कहा आपको फॉर्मूला ए के लिए? ये होगा क्या कि डेल्टा के हर एक के लिए ना, जैसे देखिए अगर यहाँ अगर मैं इक्वेशन लिखूं E1 की, E1 का मैं क्या लिखूंगा, ई नॉट साइन के एम S1P माइनस ओमेगा टी और फिर यहाँ पे एक्स है। इस मीडियम में क्या चेंज हो जाएगा? ओमेगा चेंज होगा क्या? फ्रीक्वेंसी चेंज होता है क्या मीडियम चेंज होने से? नो सर। तो फिर क्या चेंज हो जाएगा? आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे के चेंज हो जाएगा? यहाँ पे के यस यानी सर। 2 पाई लैम्डा होता है, तो यहाँ के की जो वैल्यू होगी वो 2 पाई लैम्डा होगा। अगर एयर है तो एयर, मीडियम है तो मीडियम, यहाँ पे लैम्डा मीडियम हम यहाँ पे लिखेंगे अगर मीडियम है तो ये हो जाएगा लैम्डा मीडियम। लैम्डा मीडियम को और क्या लिखा सकता है? सो 2 पाई, और होगा क्या, लैम्डा मीडियम का फॉर्मूला मैंने कहा था कि मीडियम में क्या होगा वेवलेंथ, तो 2 पाई बाय लैम्डा वेवलेंथ इन मीडियम, वेवलेंथ इन मीडियम, ये फॉर्मूला होता है। और यानी लैम्डा जहां पे क्या है, वे लैम्डा क्या है, तो ये है वेवलेंथ इन एयर, एयर, राइट। सो ये ऐसा होता है, लैम्डा मीडियम लैम्डा बाय म्यू होगा, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 पाई बाय यानी यहाँ इसी में 2 पाई बाय लैम्डा म्यू लिखा जा सकता है। सो फाइनली क्या हो जाएगा, ये 2 पाई बाय लैम्डा म्यू ऐसा लिखा जा सकता है ना, या ये यानी के मीडियम को ऐसा लिखा जा सकता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू म्यू लिखा जा सकता है बच्चे लोग, यस सर। ना। अगर के अब ऐसा है तो मुझे बताइए कि डेल्टा फिर क्या होगा, तो डेल्टा मैंने कहा था 2 पाई बाय लैम्डा और यानी इंटू म्यू, ये या डेल्टा की वैल्यू हमने कहा था के इंटू पाथ, तो के यहाँ पे के मीडियम, तो यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा इंटू म्यू, और पाथ कितना, तो S2P माइनस S1P, ये इक्वल टू मैंने क्या कहा था, तो इक्वल टू मैंने कहा था 2n पाई, ऐसा लिखा जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। ठीक। अब मुझे बताइए कि ये डिस्टेंस आपको अभी क्या लग रहा है, ये चीज, इसी को हमने क्या नाम दिया था? डेल्टा। डेल्टा या ऑप्टिकल पाथ, है ना। जैसे देखिए यहां से यहां तक जो सारा चीज है, ये और यस फिर सर। ये चीज यहाँ, राइट। ये आपको लग रहा है कि ये रियल पाथ है, और ये येलो वाला जो पूरा लाइन है वो ऑप्टिकल पाथ है यस सर। ना। तो ये ऑप्टिकल पाथ की कॉन्सेप्ट आती कहाँ से है, तो दूसरा तरीका ये भी है ऑप्टिकल पाथ के कॉन्सेप्ट कहने का, कि जब कभी आप फेज डिफरेंस लिखते हैं तो फेज डिफरेंस में लैम्डा मीडियम होता है, और लैम्डा मीडियम के कारण ये म्यू यहाँ पे आता है, इसलिए ऑप्टिकल पाथ की कॉन्सेप्ट आती है। क्योंकि के अगर हम कहें तो ये जहाँ पे लैम्डा क्या होगा, एयर होगा, तो के इंटू जब कभी ऑप्टिकल पाथ हम लिखेंगे तो ऑप्टिकल पाथ लिखते हैं तो इसका मतलब लैम्डा यहाँ पे एयर लिखना पड़ता है, अदरवाइज नहीं तो फिर क्या कीजिए, डेल्टा की वैल्यू के इंटू पाथ, जहाँ पे पाथ ये जो होगा वो रियल पाथ होगा, के एम की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू म्यू हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पे ये रियल पाथ हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे अगर हम लिखे 2n पाई, इसको सॉल्व कीजिए फिर क्या आएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं यानी म्यू इंटू S2P माइनस S1P इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है बच्चे लोग, एन लेम्डा। एन लेम्डा। एन लेम्डा ना। तो इक्वल टू लिखा जा सकता है एन लेम्डा, ऐसा। जहां पे मुझे बताइए इस केस में लेम्डा क्या है, कौन सा वेवलेंथ है, एयर का या मीडियम का? एयर का है। एयर का, तो फिर लेम्डा क्या है, वेवलेंथ इन एयर। सो आया समझ में? जब कभी हम ऑप्टिकल पाथ यूज करेंगे तो लेम्डा हम हमेशा किस चीज का यूज करेंगे, जब कभी ऑप्टिकल पाथ का यूज करेंगे तो एयर का ही यूज करेंगे। एयर का यूज करेंगे। और नहीं तो अगर यहाँ से कंफ्यूजन होती, जैसे देखिए पीछे क्या कंफ्यूजन आया था, दिक्कत मैंने कहा था कि यहाँ पे आप क्या यानी यहाँ पे क्या आएंगे, जो गलत तरीका था वो गलत तरीका मैं कह रहा था कि आपको ऐसा कहेंगे कि आप ऑप्टिकल पाथ लिख लिया आपने, ऑप्टिकल पाथ S2P माइनस S1P, और फिर यहाँ से n लेम्डा m लिख लिया, ये गलत होगा, क्योंकि n लेम्डा m लिखेंगे तो लेम्डा बाय म्यू हो जाएगा, फिर ये म्यू स्क्वायर आ जाएगा ना। तो होगा क्या कि अगर ऑप्टिकल पाथ की कॉन्सेप्ट आप लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, ये लेम्डा एयर लिखना होगा, ये लेम्डा मीडियम नहीं, ये लेम्डा एयर लिखना होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसा लिखते हैं
सिर्फ लिखते हैं S2P माइनस S1P, तो फिर आप यहाँ पे n लैम्डा मीडियम लिख सकते हैं, तब वहां पे m लैम्डा मीडियम आप वहां पे लिखा जा सकता है। तो बेटर होगा क्या कि जहां कहीं इधर उधर से कहीं दिक्कत हो तो फिर आप कहाँ से कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, पाथ का या फेज का? फेज डिफरेंस का। फेज का। फेज में क्या होगा कि आपको फिर मीडियम में है या नहीं है उसका यानी झंझट नहीं रखना होगा। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं कि के के जगह, बट अब की बार सिंस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है तो यानी कितना डिस्टेंस, तो S2P माइनस S1P डिस्टेंस, तो के की वैल्यू यानी के मीडियम लेना होगा या 2 पाई बाय लैम्डा इंटू म्यू लेना होगा, तो फिर यहाँ से चीजें अपना आप यानी करेक्ट हो जाएगा वो, राइट। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ अगर हम लिखें तो फिर फाइनल फॉर्मूला आंसर क्या आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं म्यू S2P माइनस S1P इक्वल टू n लैम्डा, इसे कहा सकता है म्यू d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, या फिर sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा बाय म्यू इंटू d, ऐसा। या y1 इक्वल टू लिख सकते हैं n लैम्डा म्यू d इंटू d, या फिर आप इसे लिख सकते हैं कि ये क्या आया, तो yn मीडियम इक्वल टू आया yn एयर डिवाइड बाय म्यू, या आप इसे कह सकते हैं कि फ्रिंज मीडियम क्या आ जाएगा, तो फ्रिंज विड्थ इनटू एयर डिवाइड बाय म्यू, ऐसा। किसी को दिक्कत है तो सर पूछिए इसमें। हाँ बताइए। मेरा भी सेम ही आया है सर, क्योंकि सर हमने साइन थीटा को ना डी के कैपिटल डी के टर्म में लिया था और कैपिटल डी को सिर्फ डी ना लेके म्यू टाइम्स डी लिया था सर, सेम आंसर आया है। हाँ तो वो थोड़ा सा दिक्कत होगा कि आप ना y के जगह म्यू टाइम्स y क्या लिखेंगे, या d के जगह म्यू d इंटू क्यू लिखेंगे। सर क्योंकि डी भी सर जो हम स्क्रीन विड्थ ले रहे हैं, मतलब स्क्रीन से डिस्टेंस ले रहे हैं स्लिट्स का, वो म्यू की यूज तो ऑप्टिकल पाथ में होती है ना, डी के तरफ लाइट नहीं गया है ना, लाइट तो डी वाले रास्ते से नहीं गया है ना, तो आपका आंसर करेक्ट आ रहा है, बट इसका मतलब नहीं कि कॉन्सेप्ट करेक्ट है। होना क्या चाहिए ना कि कॉन्सेप्ट ना वर्बली वो होना चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए कि हाँ क्यों कैसे कर रहे हैं। ये वाला सर आप बता सकते हैं सर, कैपिटल डी को सर हमने म्यू के साथ क्यों नहीं लेना, मतलब ये बताइए कि कुछ भी चीज जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारा, जैसे देखिए आई का फॉर्मूला में क्या आता है, आई के फॉर्मूला फेज डिफरेंस बाय 2 डेल्टा बाई 2 ना, डेल्टा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय होता है, लैम्डा। क्योंकि देखिए ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, किसी भी ऑप्टिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये ओरिजिनल फॉर्मूला, यहाँ से डेल्टा, डेल्टा से यहाँ पे पाथ, पाथ का फॉर्मूला क्या होता है, पाथ किस डिफरेंस जा रहा है, ऐसे ना पाथ डी डिस्टेंस की तरफ नहीं जा रहा है ना, ठीक। तो फिर अगर आप यहाँ से करते हैं, सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं सर, साइन थीटा सर, उसमें तो कैपिटल डी का बिल्कुल रोल रहेगा ना, क्योंकि वो तो सर हाँ तो देखिए आप इसे ऐसे कहेंगे, देखिए 2 पाई बाय लैम्डा म्यू, और ये जो आप लिख रहे हैं ना डी साइन थीटा, राइट, तो डी साइन थीटा आप ऐसे लिखेंगे 2 पाई बाय लैम्डा म्यू, और उसके बाद डी साइन थीटा का जस्ट y1 बाई डी इनटू यहाँ पे आप लिखेंगे 2n लैम्डा, सॉरी 2n पाई, 2n पाई, ऐसा। पाई में आप म्यू नहीं डालेंगे ना, क्योंकि ये तो ऑप्टिकल पाथ के कारण म्यू आ रहा है ना। मतलब सर हमने जो बस यही करा है सर कि साइन थीटा की वैल्यू सर y अपॉन का म्यू टाइम्स d ले लिया है सर, तो ये मतलब y बाय म्यू और डिवाइडेड बाय d, तो सर ये गलत है क्या, मतलब हाँ क्यों लिया वो हम यानी जस्टिफाई नहीं कर सकते ना कि हमने d को म्यू इंटू डी क्यों लिया, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है d को म्यू करने में। हाँ आंसर आपका सही आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यानी कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है, d हम क्यों लेंगे उसका कोई रीजन तो होना चाहिए। ओके सो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया बच्चे लोग। सर थोड़ा फर्स्ट स्लाइड कीजिए तो। पहला स्लाइड ये है, तो इसको थोड़ा समझा दीजिए क्योंकि हम थोड़ा लेट से ज्वाइन किए हैं। अच्छा यहाँ पे जो देखिए हमने कहा मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है k इंटू 2n पाई, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, तो 2 पाई बाय लैम्डा मीडियम इंटू यानी पाथ डिफरेंस होता है, तो पाथ डिफरेंस कितना, तो S2P माइनस S1P, ये डेल्टा का फॉर्मूला है। और तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी अब आप इसको क्या कीजिए, इक्वेट कर दीजिए, यानी यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा की वैल्यू मैंने कही है, k मीडियम जो होगा वो 2 पाई बाय लैम्डा मीडियम, लैम्डा मीडियम का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई लैम्डा बाय म्यू, तो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू म्यू,
या यानी ये क्यों ये म्यू का फॉर्मूला होता है, तो फिर के हमने के मीडियम 2 पाई बाय लैम्डा म्यू हमने यानी डेल्टा की वैल्यू पुट कर दी 2n पाई, सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया। और इसको हम फिर कहेंगे क्या कि जब कभी हम ऑप्टिकल पाथ लेंगे, जैसे यहाँ हमने म्यू को पाथ को म्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये ऑप्टिकल पाथ होगा, तो जब कभी ऑप्टिकल पाथ होगा तो लैम्डा हमारा एयर का लेना होगा। अगर हम ऑप्टिकल पाथ का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो लैम्डा हमेशा हम एयर का लें तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा। सर क्यों ईयर का लेंगे? क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में ये जो देखिए ये लैम्डा मीडियम जो होता है वो फॉर्मूला ये होता है लैम्डा मीडियम इक्वल टू लैम्डा एयर बाय म्यू होता है। इसका मतलब ये यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये लैम्डा एयर आ गया ना, यस सर। ये लैम्डा मीडियम है, ये लैम्डा एयर है, वहां भी मैंने लिखा ये लैम्डा एयर है। ये आ गया समझ में? तो फिर हम ऐसा ही एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करें यानी इस कॉन्सेप्ट पे। ये समझ में आ गया तो बताइए, हम सिमिलरली ऐसा न्यूमेरिकल एक करें। यस सर। ठीक, आई होप कि सेकंड बार आप इसको करेक्टली यूज कर ले कि अगर पाथ में कहीं प्रॉब्लम है तो आप फेज से शुरू कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि अगर आप पाथ ऑप्टिकल पाथ की बात करते हैं तो इसका मतलब एन लेमडा जो होगा वो यानी एयर वाला होगा। ओके सो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई मीडियम है, अगर मीडियम है तो मुझे फ्रिंज पोजीशन का फॉर्मूला बताइए। अगर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो मुझे फ्रिंज का पोजीशन का फॉर्मूला बताइए क्या आएगा। एन लैम्डा डी बाई म्यू डी। y1 का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, एन लेमडा डी बाई म्यू इंटू डी, या आप लिख सकते हैं एन लेमडा मीडियम डी बाई डी, ये भी कहा जा सकता है ना ऐसा। ठीक, तो फ्रिंज पोजीशन का ये फॉर्मूला होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने कोई एक थिन फिल्म रखा जिसका थिकनेस t है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट है, म्यू नॉट है, राइट। मुझे बताइए कि फ्रिंज का पोजीशन का फॉर्मूला क्या होगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ nth ऑर्डर मैक्सवेल। किसी का नॉइज आ रहा है? बच्चे लोग, अगर आपने पीछे कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो फिर आप इसे सही आंसर देंगे, कहीं रह गई होगी बात तो फिर आप इसे गलत आंसर देंगे। ये लैम्डा भी एयर का है, ये बताइए क्या होगा। आप लोग इसे सॉल्व करेंगे या मैं बताऊं? सर 2 मिनट बस। ठीक ठीक।
असली पार्ट डिफरेंस बता दीजिए, फिर तो सब कुछ इजी होगा। आप एक बार सक्सेसफुली पार्ट डिफरेंस बता दीजिए, फिर पार्ट आप डिफरेंस सर एस टू डी पी साइन माइनस थीटा माइनस पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितना? S2P माइनस S1P माइनस T इंटू म्यू नॉट T। ये बताइए कि S2P जो है वो किस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है? म्यू में। म्यू में, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं म्यू S2P ऑप्टिकल पाथ। यस सर। ठीक, तो ऑप्टिकल पाथ हम ऐसा लिखते हैं, यानी STP ये। उसके बाद यानी वहां पे, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? यानी इसमें अगर मैं ऐसा कहूं कि S1P माइनस T, ये डिस्टेंस किस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है? S1P माइनस म्यू T, म्यू में। और फिर यानी उसके अंदर कितना, तो म्यू नॉट इंटू टी, ऐसा ही ना? यस सर। ठीक, इक्वल टू क्या लिखेंगे अगर हमने ऑप्टिकल पाथ लिखा है तो? इक्वल टू एन लेमडा एन लेमडा, एयर जहाँ का पे लेमडा क्या होगा? एयर का एयर का वैल्यू। ना। किस चीज के लिए? फॉर मैक्सिमा। ये आप हमेशा याद रखें कि अगर ये लेमडा लेते हैं तो ये एयर का होगा, यानी बाहर जो लाइट फॉल कर रहा था वही लेमडा ये होगा, लेमडा मीडियम नहीं होगा। तो यहाँ फिर अब आप इसको यानी वो कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसे सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए क्या लिख सकते हैं आप? म्यू कॉमन लिया जा सकता है, इसे ऐसे लिखा सकता है S2P माइनस S1P ये। और यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? इसे अगर आप लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं म्यू नॉट माइनस म्यू इंटू टी। बच्चे लोग बताइए यही है या फिर कुछ और आएगा? यस सर। यही आएगा, माइनस माइनस प्लस, सो म्यू टी। ठीक, यही आएगा ना यहाँ से। अब आप यानी यहाँ अगर आपको पोजीशन का फॉर्मूला लिखना है, यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक, सो आगे आप लिख सकते हैं यहाँ पे पाथ की वैल्यू म्यू, और S2P माइनस S1P की वैल्यू कितनी होती है? डी साइन थीटा। ई साइन थीटा। और यहाँ पे हमारा आया है म्यू माइनस म्यू नॉट इंटू टी। उल्टा लिख दिया है, म्यू नॉट माइनस म्यू। यहाँ पे उल्टा, म्यू माइनस म्यू नॉट इंटू टी फिर इक्वल उल्टा है सर, म्यू नॉट माइनस म्यू। और फिर यहाँ से अगर आपको थीटा चाहिए तो थीटा इक्वल टू आप लिखेंगे एन लेमडा बाय म्यू इंटू डी, प्लस आप लिखेंगे म्यू नॉट माइनस म्यू, और फिर यहाँ पे टी, और इस चीज को लिखा जा सकता है डिवाइड बाय म्यू इंटू डी। ये यही होगा थीटा की वैल्यू, रफली आप कहें तो ऐसा हो जाएगा। इसे थोड़ा सा अगर हम यानी ऑर्गेनाइज करना चाहें तो ऐसे लिखा जा सकता है थीटा इक्वल टू एन लेमडा या एम मीडियम लिखा जा सकता है डी, यहाँ लिखा जा सकता है इसे म्यू नॉट डिवाइड बाय म्यू माइनस 1 इंटू टी डी, ये लिखा जा सकता है। या फिर इसे लिखा जा सकता है और थीटा इक्वल टू एन लेमडा म्यू डी, इसे लिखा जा सकता है म्यू आर माइनस 1 इंटू टी बाई डी। जहां पे मुझे बताइए म्यू आर को क्या कहा जा सकता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो कहा जाएगा यहाँ पे म्यू आर इक्वल टू म्यू नॉट बाय म्यू, सो कहा जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका और किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में। थिन फिल्म with respect to मीडियम, मीडियम के रेस्पेक्ट में उसका रिलेटिव यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ऐसा। वैसे यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि इस चीज को हमने म्यू आर का, म्यू आर ऐसा डिफाइन हो जाएगा। अब अगर मैं ऐसा कहूँगा, ये समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए।
चलो Yes, sir. ठीक। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि इफ रिफ्रैक्टिव index of the medium is 1, that is air। अगर यानी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो मुझे बताइए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगे, म्यू की वैल्यू अगर 1 है तो ना, मीडियम अगर मैंने कहा 1 है यानी ए रखा हुआ है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये एन लेमडा बाई डी, क्योंकि म्यू यहाँ पे 1 है, और म्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो म्यू आर की वैल्यू म्यू नॉट आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट माइनस 1, और यहाँ पे फिर कितना, टी बाई डी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसे रेडीमेड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि थीटा का क्या हो सकता है, म्यू आर माइनस 1 हो सकता है, जहाँ पे म्यू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिस्टम की यानी थिन फिल्म की और सराउंडिंग की होगी, उस दोनों का रेशियो कर लीजिए, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये आप क्विकली इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो फिर प्रोसेस आपको पता है कि हमने प्रोसेस कहाँ से फॉलो किया। पाथ डिफरेंस अगर आपने लिख लिया हो फिर उसके बाद तो फिर सब कुछ ईजी है, आप नहीं भी याद रखें तो यहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सर म्यू नॉट और म्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, वो वाला टर्म नेगेटिव भी हो सकता है क्या ये, या फिर हम म्यू आर ऐसे ही ले रहे हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव हो या ग्रेटर देन 1, मतलब ये क्या म्यू आर की वैल्यू, म्यू आर की वैल्यू हम डिफाइन ऑलमोस्ट पॉजिटिव में ही हमेशा करते हैं। पॉजिटिव नहीं सर, मतलब हाँ वो तो होगा ही सर, मतलब ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा हूँ। हाँ यानी वो डिपेंड करेगा, जैसे म्यू और म्यू की वैल्यू किसमें कौन कम है किसमें ज्यादा है, उसके टर्म्स में वो होगा। बट अभी जब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थिन फिल्म की कहेंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय मीडियम, उसके सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैंने कहा कि यानी कोई चीज है राइट, और ऐसा यानी इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैंने कहा म्यू है ये, तो अगर सिर्फ इसका कह रहा हूँ और इसका एयर है और इसका एयर है, तो अगर मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँ तो मैंने क्या कहा है, इसका रिलेटिव और फिर एयर का, तो एयर का भी कितना है म्यू और फिर यहाँ पे 1। इसका मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएंगे, क्योंकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या इस एयर के टर्म्स में कहेंगे। बट अगर सपोज करो सडनली हमारा अभी ये चेंज हो गया, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और आ गई, इसकी यानी म्यू आ गया, इसका म्यू आ गया, तो फिर इसको हम क्या डील करेंगे कि अभी इसका जो म्यू आर है वो म्यू डिवाइड बाय म्यू मीडियम है, जो भी यानी म्यू की वैल्यू है म्यू मीडियम। मीडियम क्या होगा उसके टर्म्स में अगर रेशियो निकालते हैं तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर मीडियम जो है बाहर का वो ग्लास है, और जो थिन फिल्म है सर वो हमने थिन फिल्म हमने लिया है वाटर के लिए। सर उस केस में अगर हमने मतलब बाहर में ग्लास रखा है, ग्लास के अंदर ये YDSC कर रहे हैं और फिल्म के जगह हमने वो वाटर ले लिया सर, उस केस में तो वैल्यू ग्रेटर देन, मतलब हम रेशियो ऐसे लेंगे कि 1 से ज्यादा वैल्यू हो, या फिर हमें मतलब वही लेना तब होगा। जो केसेस होगा आपके पास 3 केस होंगे, तब आपके पास ना सिचुएशन ऐसा होगा कि देखिए यहाँ तक एयर है, उसके बाद थोड़ी देर ग्लास का थिकनेस है, थोड़ी देर फिर क्या है यानी मीडियम है, तो यहाँ पे जो भी यानी लिक्विड है उसका फिर इसका, तो हर एक का थिकनेस आपको दिया हुआ होगा। मान लेते हैं कि जो ग्लास के अंदर था उसका थिकनेस T1, फिर ग्लास की थिकनेस T2, फिर उसके बाद जो थिकनेस सर है मैं वो ये नहीं पूछ रहा था सर, मैं कह रहा था कि सर म्यू और मतलब ये जो हमने जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिया है सर, वो 1 से बड़ी होनी चाहिए या फिर कुछ भी हो सकती है, 1 से एक बड़ी वो कुछ भी होगी, वो डिपेंड करेगा वैल्यू पे डिपेंड करेगा, वो वैल्यू पे डिपेंड तो करेगा। माइनस भी हो तो हो सकता है ना सर टर्म थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू माइनस भी तो जा सकती है ना फिर उस केस में जा अगर। सकती है, वो डिपेंड करता है, मैंने कहा ना कि किसी चीज पे वो सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा कि सराउंडिंग उससे कम है या ज्यादा है, किसी भी चीज पे सर डिपेंड। जेई में मतलब 12th में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो रेशियो ऐसे लेते हैं ना कि डेंसर टू रेरर लेते हैं हमेशा, ताकि वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आए रिफ्रैक्टिव रिलेटिव वाली वैल्यू। नहीं ऐसा तो वो ऐसा कोई इसमें तो नहीं है ना। ऐसा कोई ओके ट्रिक होगा, जब कभी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो सराउंडिंग के टर्म्स में करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, यही पूछ वो यानी रे डायग्राम जो प्रॉब्लम होता है रे ऑप्टिक्स का, उसके प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करने के लिए ऐसा कोई वो यानी ट्रिक्स होगा राइट, कि हम ऐसा करें तो वो इजी से हो जाएगा। बट जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डिफिनीशन होती है वो होता है यानी सिस्टम की और जो सराउंडिंग का है उसका रेशियो।
और इसे आप, क्योंकि यहाँ कभी कभी कंफ्यूजन होती है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम ऐसा कहते हैं ना C/V, ऐसा कहते हैं ना म्यू की वैल्यू C/V। यस सर, यस। तो होगा क्या कि आप अगर किसी चीज की, जैसे अगर मान लो कि लिक्विड का आपने कहा क्यू यानी म्यू मीडियम का कहा, लिक्विड का मान लेते हैं कि हमने कहा 1.5, ये कैसे निकाला होगा, तो C/V। तो इसको कैसे हम याद रखेंगे, इसका मतलब इसका किसके रिस्पेक्ट में है, तो ये एयर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये म्यू कैसा है, C/V क्या है, तो हम यानी कैसे कहेंगे कि ये म्यू मीडियम जो है, इसे हम कहेंगे कि म्यू जो एब्सोल्यूट है डिवाइड बाय किसका, एयर। इसका मतलब मीडियम के किसके रिस्पेक्ट में हमेशा डिवाइड हो रहा है, वो 1 के रिस्पेक्ट। अब किसी और मीडियम हो गया तो फिर ओरिजिनल जो होगा वो चेंज हो जाएगा, तो उसको रिलेटिव कहेंगे। तो हमेशा याद रखना कि नीचे 1 करूंगा तो एज इट इज आ जाएगा, तो इसका मतलब वो जिस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में होगा वो हमेशा, तो सराउंडिंग वाला नीचे आएगा वो। हाँ, वो ट्रिक होगा कि किसी चीज को और यानी किसी पॉलिनोमियल सॉल्व करने के लिए हम हमेशा प्लस या माइनस ऐसे अरेंज करके करते हैं, बट वो वही कंफ्यूजन हो रही है। हाँ, वो ठीक है। फिजिक्स नहीं है वहां पे। ओके, यहाँ ये वाला पार्ट हो गया यहाँ तक, बचे लोग? Yes, sir. ऐसा क्वेश्चन हो तो फिर आप कर लेंगे अब कि यहाँ मीडियम हो, इसकी अलग हो। असली चीज था पाथ, पाथ आपने लिख लिया, और रिलेटिव के टर्म्स में मत जाइए, वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, राइट। वो जैसे अभी है ना कि किसके रिस्पेक्ट में नीचे क्या लें, ये यहाँ लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसके टर्म्स में फिर आप आराम से सॉल्व कर नहीं सकते सर, इसमें कोई इशू नहीं। हैं। हाँ, यहाँ के बाद आप आराम से कर लीजिए, उसके टर्म्स में मत जाइए, वो कंफ्यूज कर सकता है। ओके, सो कुछ और क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 15 फिंस में मुझे लगता है लगभग ऐसा पूछा जाएगा। कल वाला क्वेश्चन था सर, जो परसों वाला एक्चुअली में, हाँ, तो उसमें ना जो मैंने लिखा हुआ है उसमें वो आंसर करेक्ट है, राइट। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, फिर आपको वो सपोर्ट में आ जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम रफली की बात करते हैं, जो मैंने उस दिन लिखा था वो करेक्ट है। जैसे अगर सपोज कीजिए कि यहाँ से अगर कोई रेज आया यहाँ से, तो होगा क्या, इसका सेंट्रल फ्रिंज कहाँ पे बनेगा, तो सेंट्रल फ्रिंज उतना ही एंगल पे बनेगा। यस सर, आई पे, थीटा आई पे। हाँ, तो अगर यहाँ पे थीटा आई है तो सेंटर फ्रिंज थीटा आई पे होगा, इसका मतलब n=0 पे होगा। अब मुझे बताइए कि ऊपर कम फ्रिंज होंगे या नीचे कम फ्रिंज होंगे? सर ऊपर फ्रिंजेस ज्यादा होंगे। हाँ, ज्यादा नहीं होगा सर। जैसे देखिए, एन के ऊपर अगर आपको अब 90 डिग्री लानी है तो 90 डिग्री आपको लग रहा है कि, यानी अगर यहाँ तक ऑलरेडी 0 है तो 90 डिग्री में आप क्या हुआ, कम ही एंगल पर आना, कम ही रीजन बचा ना इसमें, क्योंकि ये शिफ्ट होके, ये पहले यहाँ जो था वो शिफ्ट होके यहाँ पहुंच गया। ऑलरेडी ये थीटा आई है, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये थीटा आई की वैल्यू आप 30 डिग्री रखिए, तो ये आपको नहीं लग रहा कि अब इसके बीच 90 डिग्री से थोड़ा सा कम जगह है इसके पास, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, उतना ही में फ्रिंज बनेगा। तो कम हो जाएगा। हाँ, तो ऊपर जो होगा वो n मीन बनेगा, और नीचे जो होगा वो n मैक्स बनेगा, और फिर जो दोनों की वैल्यू होगी वो सम कर दीजिए, वो टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक सर, उसमें मतलब प्रॉब्लम इसमें हो रही थी ना कि सर मेरा मतलब आंसर तो हाँ, सही तो था सर, ये जो कि है ना थीटा जो n, था सर, n की जो वैल्यू होगी, n की वैल्यू हमने ऐसा कहा था d/λ, फिर हमने कहा था साइन थीटा प्लस माइनस या i और प्लस माइनस साइन थीटा, ये कहा था ना, ये लिखा था ना d की n की जगह। हाँ, तो n मैक्स के लिए आप +1 ले लीजिए, और n मीन के लिए ये -1 होगा। हाँ सर, मतलब वही थीटा -1 लेना था ना। हाँ, थीटा -1 वो सर, तो वो लास्ट केस में हम लोगों ने +1 ही लिया था दोनों में, इसलिए नहीं, +1 नहीं लिया था, एक बार मैंने प्लस लिया था, एक बार माइनस लिया था, n मैक्स के लिए प्लस, एक के लिए माइनस। आप देखिए उस नोट्स को, एक बार मैंने प्लस लिखा था, एक बार मैंने माइनस लिखा था। ओके, सो वो साइन थीटा को भी कह रहा है, वो साइन थीटा को भी -1 बोल रहा है, साइन थीटा आई को भी -1, ऐसा दोनों मतलब हाँ, थीटा आई की थीटा की वैल्यू बात कर रहे वो हैं, है, थीटा आई तो फिक्स है ना वो तो। हाँ, थीटा आई फिक्स है, साइन थीटा की वैल्यू +-1 दो होगा। नहीं सर, हम लोगों ने प्लस ही लिया था, यस सर, +1 लिए थे तब तो हम लोग दोनों केस में क्या? यस हम दोनों। प्लस लिए थे। अच्छा, तब थोड़ी सी दिक्कत है। होगा क्या कि n की वैल्यू आप ऐसा लिखिए d/λ, फिर हमने लिखा था साइन थीटा आई प्लस माइनस यहाँ पे साइन थीटा होगा। अब होगा क्या कि यानी n मैक्स के लिए आप लिखेंगे साइन थीटा +1, और n मीन के लिए लिखेंगे आप साइन थीटा -1। ये हमने दोनों में प्लस ही ले लिया था क्या ये? हाँ सर, यही इसलिए मेरे को और फिर डाउट हो इसको रहा हमने था। प्लस माइनस लिया था क्या?
हाँ सर, उसको प्लस नहीं माइनस कर नहीं, ये दिया तो था। फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा, साइन थीटा की वैल्यू +-1 होगी। हाँ जी सर। ओके, अच्छा तब तो वहाँ वो मिस्टेक थी। सर एन मिनिमम तो नेगेटिव में आएगा -5, तो फिर हम उसको 5 ही Yes. लेंगे ना सर। क्या है? सर अगर हम साइन थीटा को -1 से कर रहे हैं तो एन मिनिमम -5 आ जाएगा, तो फिर -5 को हम 5 ही लेंगे ना सर, क्योंकि ऑर्डर ऑर्डर। अगर काउंट करना हो तो फिर आप उसे प्लस वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं, सिर्फ ओके ऑर्डर सर। काउंट करना। अदरवाइज कोशिश कीजिए कि वो यानी प्लस हो तो उस तरीके से अरेंज कीजिए, जैसे साइन थीटा आई प्लस माइनस साइन थीटा 1, तो यहाँ तो मुझे लगता है प्लस होगा अगर थीटा हमारा 30 डिग्री है तो। अच्छा यहाँ पे हाँ एक तो 30 और एक जो होगा, अच्छा एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, यही ना? सर, थीटा आई तो हमेशा फिक्स ही रहेगा ना सर, 30 डिग्री, इसमें तो हाँ हम कुछ सर, कर नहीं थीटा आई तो सकते। फिक्स ही रहेगा। हाँ, तो एक बार ये प्लस और एक बार ये फिर माइनस आ जाएगा। हाँ सर, यही था बस इशू। ओके, सो एक क्वेश्चन देखिए। अभी तक हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे थे YDAC में, और सपोज कीजिए कि अभी अगर हमने व्हाइट लाइट लिया 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, अगर हमने ऐसा लिया ये, तो मुझे बताइए कि अब जो होगा वो इंटरफ्रेंस होगा या नहीं, और होगा तो फिर कैसा पैटर्न बनेगा अगर हमने व्हाइट लाइट लिया तो। अगर हम व्हाइट लाइट लेते हैं तो पहला क्वेश्चन ये है कि इंटरफ्रेंस होगा कि नहीं, या अगर इंटरफ्रेंस नहीं होगा तो फिर क्या होगा। मुझे 3 पॉइंट बताइए, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे कौन सा कलर दिखाई देगा, फिर मान लेते हैं कि ये पॉइंट O है, ये मान लेते हैं पॉइंट P, यहाँ पे पावर डिफरेंस मान लेते हैं कि 400 है, फिर कोई और पॉइंट जो इससे काफी हाइट पे है, ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट अभी Q है, और यहाँ पे पावर डिफरेंस कितना है, यहाँ पे पावर डिफरेंस अगर मान लेते हैं कि 4000 नैनोमीटर, तो मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सा कलर दिखेगा, यहाँ पे कौन सा कलर, और फिर P पे कौन सा कलर दिखेगा, Q पे कौन सा कलर दिखेगा, अगर यहाँ पे व्हाइट लाइट हम डालते हैं तो, या हर एक जगह व्हाइट लाइट ही दिखेगा। व्हाइट तो नहीं दिखेगा सर। अच्छा ठीक, मुझे बताइए कि कौन सा कलर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर दिखेगा। सर सेंट्रल फ्रिंज वाइट होगा। सेंटर फ्रिंज व्हाइट होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होगा। इंटरफेरेंस होगा क्या अगर मल्टीपल कलर है तो? यस सर। और कोई इंटरफेरेंस होगा? एक मिनट बता रहे सर, बता। ये जैसे देखिए, अगर व्हाइट लाइट है इसका मतलब फिर क्या, यहाँ से रेड कलर भी निकल रहा होगा, यहाँ से दूसरा कलर येलो कलर, और फिर यानी ब्लू कलर, सारा कलर यहाँ पे होगा सर, इंटरफेरेंस होगा। अच्छा कैसे? सर आपने बताया था ना कि पहले वेवफ्रंट्स वो वेवफ्रंट डिवाइड होंगी, पहले ब्लू वाला जाएगा, फिर वो एक पैटर्न बनाएगा, फिर उससे ओवरलैप, क्योंकि फेस तो सर सेम ही रहना है सबका, क्योंकि सब एक ही सोर्स से निकल रहे हैं और स्लिट्स का डिवीजन भी एक ही तरीके से हो रहा है, तो सर फेस तो डिफरेंस एक ही क्रिएट करेंगे। हाँ, हमने ऐसा कहा था कि जैसे ब्लू वाला गया तो ब्लू वाला स्प्लिट हो जाएगा, अब ये दोनों आइडेंटिकल होगा, वो जिस पॉइंट पे भी जाएगा वहां पे इंटरफेरेंस करेगा ना। फिर जैसे रेड वाला गया तो रेड वाला स्प्लिट करेगा, फिर रेड रेड आपस में क्या करेगा,
इंटरफेरेंस करेगा। तो इस तरीके से इंटरफेरेंस पॉसिबल हो जाएगी यहाँ भी, यानी पॉलीक्रोमेटिक सोर्स हो इस वाले केसेस में तो भी इंटरफेरेंस हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? ये पेयर वाइज इंटरफेरेंस होगा। जैसे ब्लू गया तो ब्लू ब्लू आपस में इंटरफेयर करेंगे। जैसे देखो ब्लू ट्रेवल करता हुआ यहाँ पे पहुंचा और फिर यहाँ से ये ब्लू भी फिर यहाँ से ट्रेवल पे पहुंचा इस रास्ते से। जैसे ये P यहाँ पे और फिर ये यहाँ पे ऐसा, तो फिर होगा क्या कि यहाँ से ब्लू स्प्लिट होगा और फिर ये इस रास्ते को फॉलो करेगा, यहाँ से भी ब्लू स्प्लिट होगा इस रास्ते को फॉलो करेगा, तो ब्लू और ब्लू आपस में जाके इंटरफेयर कर जाएंगे। उसी तरीके से जब ये येलो वाला पल्स जाएगा या येलो वाला जो पल्स होगा तो येलो येलो स्प्लिट होगा, फिर यहाँ पे येलो और फिर येलो आपस में इंटरफेरेंस करेंगे, बट येलो और ब्लू आपस में क्या करेगा? सुपरपोज करेगा, क्योंकि उस दोनों की यानी वो दोनों कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इसलिए वो दोनों आपस में नहीं करेगा। बट दो पेयर जो होंगे ब्लू ब्लू की या येलो येलो की या रेड रेड की, वो आपस में वहां पे जाके इंटरफेरेंस करेगा। इस तरीके से वहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न बन सकता है। ठीक सर? बताइए। तो सारे लाइट सर इकट्ठा जाएंगे ना, पार्ट पार्ट में क्यों जाएंगे? नहीं, इकट्ठा ही जाएगा, बट आपको हर एक का सबका पेयर बन जाएगा ना। जैसे 7 एप्पल इधर से, यानी 7 एप्पल यहाँ पे था, 7 एप्पल का हर एक का 2 पार्ट होगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे? हर एक 7 का पेयर मिलेगा, तो हर एक 7 का इंडिविजुअल पेयर वहां पे जाके इंटरफेयर करेगा, दोनों भले रेनबो की तरह दिखाई देगा क्या? उस पॉइंट पे हो सकता है कि एक ही अगर सबका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। जैसे देखिए सेंटर पे क्या दिखाई देगा, तो सेंटर पे आपको लग रहा है कि सबका पार्ट डिफरेंस 0 होगा सारे कलर का, तो सेंटर पे सबका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाई देगा। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि एट सेंटर यानी ऑल द कलर हैव 0 पार्ट डिफरेंस। सारे कलर का 0 पार्ट डिफरेंस होगा। दैट इज हम ऐसा कह सकते हैं पार्ट डिफरेंस इक्वल टू 0 इक्वल टू n लैम्डा। इसका मतलब क्या होगा कि हर एक कलर का यानी क्या होगा, दैट इज ईच कलर हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर इस पॉइंट पे सारा कलर का मैक्सिमा हो रहा है, इसका मतलब सारा कलर वहां पे प्रेजेंट है, तो फिर वो पॉइंट कैसा दिखेगा? अगर सारे कलर प्रेजेंट है तो वाइट दिखेगा। तो इसलिए सेंटर पे क्या होगा, सारा कलर आएगा। जैसे येलो भी आएगा और फिर यानी ये ब्लू भी आएगा, फिर यहाँ पे यानी ये भी आएंगे, सारे कलर जाएंगे, क्योंकि सारे कलर का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसलिए सारा कलर प्रेजेंट रहेगा, तो वहां पे वो वाइट दिखेगा। So constructive interference, each color have the constructive interference, therefore point O appear bright या white हम कह सकते हैं। अब क्वेश्चन रहा कि P यानी P पॉइंट पे क्या दिखेगा? आप लोग मुझे सोच के बताओ कि P पॉइंट पे क्या दिखेगा। यहाँ पे जहाँ पे पावर डिफरेंस 400 नैनोमीटर, सर ब्लू सर। ब्लू, अच्छा जैसे देखें कि मतलब वायलेट या ब्लू सर, वही ये लिख लिया आप लोगों ने, ये वाला पार्ट लिख लिया? यस सर। सर 4000 नैनोमीटर वाले पे 0 मतलब डार्कनेस दिखेगी क्या? क्योंकि सर होगा क्या कि अगर मैं पूछता हूँ कि कौन सा कलर दिखाई देगा, इसका मतलब आपको किस चीज के लिए सॉल्व करना चाहिए? अगर है कि कौन सा कलर दिखाई दिया तो फ्रीक्वेंसी लैम्डा के लिए ना, यस सर। फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं या फिर आप लैम्डा कह सकते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी के लिए सॉल्व कीजिए, हालांकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, राइट। कलर का एसोसिएशन फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हम बेटर कह सकते हैं, बट अगर लैम्डा एयर में ही है तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा दोनों लगभग सेम रिजल्ट देगा। जैसे देखिए क्यों मैं कह रहा हूँ फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल है। ऐसे अगर ये कोई ग्लास है और ग्लास में यहाँ पे हमने पानी रख रखा है
और ग्लास के ऊपर बाहर से रेड लाइट रखा है, रेड लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी न्यू है। अगर यही सपोज कीजिए कि ये इनसाइड में गया, यहाँ आपको क्या लग रहा है, क्या चेंज हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी चेंज होगा वाटर का या डिफरेंट होगा? नहीं होगा सर, वो सेम रहेगा। स्पीड कम हो जाता है, स्पीड में डिले होता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रहा ना, यस सर, वेवलेंथ चेंज होगा या नहीं? वेवलेंथ Yes, चेंज हो sir. जाता है। अब मुझे बताइए कि ये यहाँ अगर ऊपर एयर में कलर दिख रहा था तो नीचे क्या दिखाई देगा पानी में? यानी ऊपर अगर रेड दिखाई दे रहा था तो पानी में क्या दिखाई देगा? रेड ही दिखेगा। इसका जबकि ऊपर वेवलेंथ कुछ और था, नीचे वेवलेंथ कुछ और है ना। यस सर, तो कलर को वेवलेंथ से हम एसोसिएटेड करें या फ्रीक्वेंसी से करें? फ्रीक्वेंसी से हाँ, तो फंडामेंटली फ्रीक्वेंसी है, बट अगर एयर एयर ही हो तब तो फिर हम वेवलेंथ के टर्म्स में बात कर सकते हैं। तो होगा क्या कि यानी जैसे हमने कहा कि नेक्स्ट किसी पॉइंट पे कौन सा कलर दिखेगा, तो जिस कलर का या जिस वेवलेंथ का उस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उसकी इंटेंसिटी हाईएस्ट होगी, तो वो कलर हमें उस पॉइंट पे प्रेजेंट दिखेगा। तो अब मुझे बताइए पी पॉइंट पे कौन सा वेवलेंथ दिखेगा या किस वेवलेंथ की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा? ये हमारा सेकंड पार्ट है। एट पॉइंट पी कौन सा कलर दिखेगा? कहां से हमें कहानी शुरू करनी पड़ेगी? पाथ रेफरेंस। पाथ रेफरेंस से। तो पी पॉइंट पे पाथ रेफरेंस कितना है? 400 नैनोमीटर इक्वल टू कितना? एन लैम्डा। फिर यहाँ पे हमें कौन सा कलर दिखा है, इसका मतलब लैम्डा के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। 400 नैनोमीटर डिवाइड बाय एन, एन की वैल्यू पुट कीजिए। फॉर एन इज इक्वल टू 0 लैम्डा इंफिनिटी। ऑब्वियसली ये एक्सेप्टेबल आंसर नहीं है क्योंकि ये हमने पूछ नहीं किया था। एन इज इक्वल टू 1 लैम्डा कितना? 400 नैनोमीटर। एन इज इक्वल टू 2 लैम्डा कितना? 200 नैनोमीटर। तो ये दोनों बियॉन्ड विजिबल रीजन है क्या? ये विजिबल रीजन के बियॉन्ड है। और ये क्या है? कम है उससे। हाँ, विजिबल रीजन से कम है। इसका मतलब वहां पे क्या दिखाई देगा? कुछ पता ही नहीं चलेगा। 400 ना। तो सबसे कम क्या होता है? वायलेट का होता है, तो यहाँ पे वायलेट दिखाई देगा सबसे कम, लोएस्ट वेवलेंथ। या अगर जनरली जब कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा कलर दिखाई देगा तो हम वेवलेंथ में आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे 400 नैनोमीटर दिखाई देगा उस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। आया समझ में? हाँ सर। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तो व्हाइट दिखाई देगा, यहाँ इस पॉइंट पे, या फिर इसे हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं। फाइनली एक बार हम क्यू का भी कर लेते हैं, यानी तब ठीक रहेगा इकट्ठा डायग्राम बनाना। एट पॉइंट क्यू मुझे बताइए वाला पार्ट। एट पॉइंट क्यू पार्ट डिफरेंस कितना है? 4000 नैनोमीटर इक्वल टू एन लैम्डा। कौन कौन सा वेवलेंथ दिखाई देगा? दिखेगा और ऑरेंज। एन की वैल्यू मुझे बताइए कितना, क्या लिखूं? 0। लैम्डा कितना? इंफिनिटी। एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं। एन की वैल्यू 1 के लिए? वन के लिए ये एक्सेप्टेबल है? नहीं नहीं, बियॉन्ड ही सर। विजुअल रीजन के बियॉन्ड है। विजुअल रीजन वैसे है क्या? तो 700 to 400 ऐसा। तो ये काफी बियॉन्ड है तो नहीं दिखाई देगा। मुझे बताइए कि फिर हम एन की वैल्यू कौन सा पुट करें तो ज्यादा सेंसिबल आंसर आ जाएगा? 10 से या 10 से ज्यादा। कौन सा? मिनिमम 10 सर। और मैक्सिमम? सर 5 पॉइंट कुछ। अच्छा 5। इसका मतलब कि 6 अगर रखते हैं तो फिर कितना आएगा? 6 अगर रखते हैं तो फिर मुझे बता दीजिए 4000 डिवाइड बाय 6 मैक्सिमम 10 सही। कितना आ गया ये? 666.66 666.6 नैनोमीटर। इसी तरीके से 7 रखे तो 572.6 500 70.
ठीक है, आप एक बार इसे कैलकुलेट कर लीजिए 7 पे, और सो ऑन, यानी लास्ट वैल्यू कहाँ पे होगा जो एक्सेप्टेबल होगा। तो n की 10 वैल्यू अगर आप 10 के लिए लिखते हैं तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 400 नैनोमीटर हो जाएगा। आपको लग रहा है कि लगभग सारा दिख रहा है। 700 हमारा लास्ट था, तो 66 से लेकर के 400 तक लगभग 4-5 कलर दिख रहा है, यस सर, या ऑलमोस्ट सारा कलर दिख रहा है। 6 कलर दिख रहा है। हाँ, इसका मतलब Q पॉइंट पे अब अगर हम इसको यानी समरी लिखते हैं व्हाइट लाइट के केस में कि क्या सब दिखा, ये ना जैम में एक बार पूछा गया था। इसका मतलब कि अगर मैं व्हाइट लाइट यूज करता हूं तो पैटर्न कैसा बना, सेंटर पे हमें क्या दिखाई दिया, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट ना। उसके बाद फिर कुछ दूर तक क्या दिखाई देगा, व्हाइट लाइट, उस कुछ दूर तक कलर दिखाई देगा ना, कुछ दूर तक कलर, यानी सबसे वायलेट का होगा, उसके बाद फिर आप इसके बाद इसका ले सकते हैं, लास्ट में जो कलर होगा या फिर कुछ और होंगे, और इसी तरीके से सो ऑन। लास्ट में कलर कौन सा होगा जो दिखाई देगा, रेड ना। तो कुछ दूर तक कलर पैटर्न दिखाई देगा, कलर्ड फ्रिंज। इसी तरीके से नीचे भी कुछ दूर तक कलर फ्रिंज दिखाई देगा, और फिर काफी दूर के बाद स्क्रीन की काफी हाइट पे व्हाइट, व्हाइट ना, क्योंकि काफी जब पाथ डिफरेंस लार्जर आया था तो फिर ऑलमोस्ट क्या आए थे, सारे कलर आए थे। तो कुछ दूर के बाद यानी क्वाइट डिस्टेंस के बाद फिर यहाँ पे फिर से व्हाइट दिखाई देगा, व्हाइट, और फिर यहाँ से white। क्योंकि जब हमने लार्ज डिस्टेंस कहा तो वहां पे ऑलमोस्ट सारा कलर आ गया। यहाँ जब हमने कहा लार्ज डिस्टेंस तो 66 से लेकर के 400 नैनोमीटर तक आ गया। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, दैट इज ऑलमोस्ट all the color are present, therefore it will looks white। ये आ गया सबको समझ में? यस सर। ठीक, किसी को डाउट है तो बताइए। व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो क्या होगा, सेंटर पे व्हाइट होगा, फिर कलर्ड होगा, फिर उसके बाद काफी व्हाइट हो जाएंगे। इसलिए व्हाइट होंगे क्योंकि सारे कलर ऑलमोस्ट अपीयर होगा। अगर पाथ डिफरेंस ज्यादा होता है तो फिर यानी इंटरफेरेंस, या फिर तब फिर सारे कलर का मिक्सर हो जाएगा, फिर व्हाइट दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या कि व्हाइट लाइट के केस में ना सेंटर फ्रिंज आपको एक व्हाइट स्पॉट दिखाई दे जाएगा, सेंटर फ्रिंज व्हाइट स्पॉट होगा। रेस्ट और जो होंगे वो थोड़ा बहुत कलर या फिर काफी दूर के बाद। तो सेंटर फ्रिंज की शिफ्टिंग वाली जो हमने कहा था थिन फिल्म वाला, वो व्हाइट लाइट के साथ ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक ही फ्रिंज दिखाई देगा व्हाइट लाइट। और जैसे अगर मैं यहाँ पे थिन फिल्म लगा देता तो सेंट्रल जो व्हाइट दिख रहा था वो फिर क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा वो। तो व्हाइट लाइट के साथ शिफ्टिंग फ्रिंज का एक्सपेरिमेंट करना काफी ईजी रहता है, क्योंकि और सारा कोई पैटर्न दिखता नहीं है, सिर्फ व्हाइट लाइट प्रोमिनेंट दिखता है, तो वो हमें फिर इजी से मेजर कर लेते हैं कि वो कहाँ पे शिफ्ट हुआ है। क्लियर है बच्चों लोग? कोई डाउट है इसमें तो बताइए। किसी को कोई डाउट है? कुछ और तरीके के जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे वाईडीएस में, जो थोड़ा सा कॉमन है। Find the intensity on the screen in YDSC where
फेज फेज की अगर बात करें या फिर पाथ की बात करें, पाथ यहाँ पे λ/4 है, फेज π/4, एंगल एंगल की अगर हम बात करें तो λ/4d, पोजीशन λ/4d इंटू d, ये हालांकि इस दोनों के लिए तो आपका आंसर सेम हो जाएगा, थीटा इसको थोड़ा सा चेंज करें, 3 λ/4d। बच्चे लोग मुझे बताइए कि किसी पॉइंट पे अगर पाथ λ/4 है तो इंटेंसिटी कितना होगा, डेल्टा π/4 है तो कितना होगा, थीटा λ/4d रेडियन है तो क्या होगा, और अगर पोजीशन इतना मीटर है तो फिर क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा स्क्रीन पे। आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो लाइट है यहाँ से जो इंटेंसिटी निकल रहा है, दोनों की इंटेंसिटी इक्वल है, I0 I0। यहाँ कैपिटल डी नहीं होगा लास्ट वाले में, कैपिटल डी। हाँ यहाँ कैपिटल डी होगा, कैपिटल डी। सो इस स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है, ये स्मॉल डी है, ये हमने लैम्डा यूज किया। तो मुझे बताइए कि पाथ डिफरेंस अगर λ/4 होगा तो क्या होगा, फेज π/4 होगा तो क्या होगा, थीटा λ/4d होगा तो क्या होगा। यानी आपके क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि पाथ दिया हुआ है तो इंटेंसिटी बताइए, फेज दिया हुआ तो इंटेंसिटी, एंगल दिया हुआ तो इंटेंसिटी, या लीनियर पोजीशन दिया हुआ तो इंटेंसिटी क्या होगा। या फिर उल्टा इसका पूछा क्या जाएगा कि आपको इंटेंसिटी दिया हुआ है तो फिर पूछ लेगा या तो कि पाथ क्या होगा, या फेज क्या होगा, या थीटा क्या होगा, या लीनियर क्या होगा। ये रिवर्स में पूछा जा सकता है। तो एक टाइप के क्वेश्चन ये कर लेते हैं, इजी है बट एक बार थोड़ा सा कर लीजिए, कहीं डाउट होता है तो मुझसे यानी पूछ लीजिए। ये लिख लिया क्वेश्चन आप लोगों ने? बच्चे लोग क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। ठीक, सो शुरू करते हैं। पहले का आंसर क्या आया, कुछ आया क्या? 3I0 आ रहा है क्या? पहले का आई का फॉर्मूला क्या होता है, तो आई का फॉर्मूला होता है 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा/2। बट ये फॉर्मूला कब होता है, हम कब यूज करते हैं, जब I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0 हो। अगर हर एक से I0 जाता है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी होती है, 4I0। सो अभी आपको क्या कहा है कि यानी जहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, तो 2π/λ इंटू पाथ। अब होगा क्या, यहाँ पे पाथ कितना है, 2π/λ इंटू हमने कहा है λ/4, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, सो फिर आपका हो जाएगा π/2। π/2 हो तो फिर मुझे बताइए कि आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इक्वल टू 4I0 फिर cos स्क्वायर, ये π/4 आ जाएगा क्योंकि π/2 है, तो फिर हो जाएंगे कितने, 4I0 फिर वहां पे 1/2, या आप ऐसा कह सकते हैं 1/2 का रूट, 1/√2 का स्क्वायर, दैट इज द 2I0। ये सबको क्लियर है पहला वाला पार्ट? सेकंड मैंने आपको कहा है जहां पे फेज कितना होगा, तो फेज π/4 होगा। ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बस फेज की वैल्यू दिया हुआ है इस फॉर्मूले में, या पुट कर दीजिए फिर आपका आ जाएगा। फेज ऐसा है, इसका मतलब इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो I इक्वल टू 4/0I cos स्क्वायर π/8। इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू आप निकाल करके फिर आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो पार्टिकुलर फेज पे दिया हुआ होगा तो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मुझे इस पे बताइए कि कितना होगा। अगर एंगल आपको दिया हुआ है λ/4d, तो मुझे बताइए इंटेंसिटी कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, थर्ड वाला पार्ट। उसका मुझे एक बार
कैलकुलेशन करके सर आंसर डेल्टा इक्वल बताइए। 2 पाई बाय लैम्डा डी साइन तब यूज करेंगे ना? क्या करें आप? सर डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा डी साइन से यूज करेंगे थर्ड वाले केस में। देखिए ये जो थर्ड है लैम्डा बाई 4d रेडियन है, और आपको वहां पे अगर इंटेंसिटी निकालनी है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आई का फॉर्मूला हमने कहा कि 4i0 cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2, डेल्टा की वैल्यू कितनी, तो 2 पाई बाय लैम्डा, और फिर अभी मैंने एंगल के टर्म्स में कहा है, तो एंगल कैसे रिलेटेड है, यानी डेल्टा तो ओरिजिनल 2 पाई बाय लैम्डा पार्ट डी है, साइन थीटा। हाँ 2 पाई बाय लैम्डा, और एंगल मैंने कहा है तो d sin थीटा, राइट। अब या तो थीटा की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, बट थीटा भी मैंने रेडियन के टर्म्स में कहा है, या एंगल अगर स्मॉल है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। स्मॉल एंगल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे लोग, डी थीटा हो जाएगा ना, अगर एंगल स्मॉल है तो। यस सर। तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा डी, और अभी हमारा यानी एंगल कितना था, लैम्डा बाय, शायद मैंने 3d कहा था या 4d, कितना कहा मैंने, 4D। 4d। हाँ तो यहाँ पे एंगल आपका ये 4d है। अदरवाइज अगर रेडियन डिग्री में कुछ दिया होता तब तो फिर आप यहाँ से पुट करते हैं, अगर आपका आंसर डिग्री में कुछ होता तब तो यहाँ थीटा पुट कर दीजिए, फिर यहाँ पे डेल्टा आ जाएगा, फिर आप सॉल्व कर लेंगे। एंगल स्मॉल है तो आप साइन थीटा को जगह थीटा लगभग लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल एंगल के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा को लगभग थीटा लिखा जा सकता है। तो फिर वहां पे आपका लैम्डा बाई 4d आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे लोग, लैम्डा लैम्डा, और फिर यहाँ पे d और d कैंसिल, सो फिर आप इसे लिख सकते हैं पाई बाई कितना, 0 आ गई इंटेंसिटी। पाई बाई 2 ना, हम्म। पाई बाई 2 में 0 कहाँ से आएगा सर, 2 इसे भी हमने कैलकुलेट कर रखा है ना पाई बाई 2 के लिए, अच्छा हाँ सर। 2i0। फोर्थ का मुझे आंसर बताइए, फोर्थ का कितना होगा, अगर पोजीशन आपको दिया हुआ तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड का 3.4 I0 आया है ना। वो पता नहीं, कैलकुलेट करके आपको पता चलेगा पाई बाई 2 है, 3.41 जो भी आया। फोर्थ का जब आपको पोजीशन दिया हुआ तो फिर आप क्या चेंज करेंगे, आप देख रहे हैं कि हर एक केस में आपको डेल्टा चाहिए, डेल्टा पोजीशन से कैसे रिलेटेड है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एंगल तक क्या यहाँ पे लिख सकते हैं डी थीटा, ये लिखा जा सकता है। पोजीशन अगर लिखना हो तो फिर आप क्या लिखेंगे पोजीशन के टर्म्स में, डी थीटा के जगह आप क्या लिख सकते हैं पोजीशन के टर्म्स में। अगर ये थीटा है बच्चे लोग, ये अगर y है, ये अगर d है, तो आप यानी थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं, y बाई डी रफली लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, यस सर। ना। तो होगा क्या, आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं साइन थीटा रफली जो होगा वो टेन थीटा के बराबर होगा, और ये y बाई डी के बराबर होगा। तो फिर आप इसे यानी इसमें जहां अगर लीनियर पोजीशन के टर्म्स में कहे तो 2 पाई बाय लैम्डा, और फिर ये d इंटू वाई बाई डी, अब y की जो भी वैल्यू दी हुई है वो पुट करके फिर आप वहां पे इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अब आपको स्क्रीन का कोई पोजीशन दिया है तो वहां इंटेंसिटी क्या होगा, एंगल दिया है तो क्या होगा, पाथ है, तो फिर ये सारे के टर्म्स में फिर आप वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे लोग। कोई डाउट है तो मुझे बताइए। कोई डाउट है किसी को तो बताइए। सर कैपिटल डी क्या लेंगे? कैपिटल डी तो जो ये वाला वैल्यू जो स्क्रीन की डिस्टेंस होती है ये, सर मतलब डेल्टा इक्वल टू 2 पाई 3 पाई बाई 2d आ रहा है सर। नहीं डी वो तो तो कैंसिल कट आउट, जाएगा। डी कैंसिल आउट हो जाएगा, डी नीचे है ना तो इसके डी से कैंसिल आउट हो जाएगा। सर कैपिटल डी तो रह जाएगा ना? हाँ हाँ देखिए, यहाँ अगर हम डेल्टा की वैल्यू आप पुट करते हैं तो डेल्टा हमने कहा है 2 पाई बाय लैम्डा
डी वाई बाई डी का है। अब वैल्यू पुट कीजिए 2 पाई बाई लैम्डा डी बाई डी। वाई की वैल्यू मैंने कितना कहा है, तो लगता है हमने कहा है 3 लैम्डा बाई 4 डी का है ये। अब इसे काट के देखिए, ये अच्छा डी सर, सर मैं कैपिटल स्मॉल डी ले लिया था। अच्छा कहीं मैंने गलती किया। नहीं सर, आप वाई ठीक बाई थे। डी और यहाँ पे वाई बाई डी हमने कहा, और फिर पोजीशन का फॉर्मूला हमने लिया है 3 लैम्डा डी बाई 4 डी। अच्छा यहाँ वाई की वैल्यू ले ली, यहाँ मैंने गलती किया, डी डी बाई डी ये था। अब आप इसे आराम से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये डी से ये डी कैंसिल, ये लैम्डा से ये लैम्डा कैंसिल, और फिर ये डी से ये डी कैंसिल। तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएंगे आपके पाई बाई 2 यानी 3 पाई बाई 2। तो डेल्टा 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। इसका मतलब इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, तो आई इक्वल टू आप इसे लिख सकते हैं 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 4I0 कॉस स्क्वायर और फिर यहाँ पे 3 पाई बाई 4। मिनट आ रहा है क्या? इसे जो भी आंसर आ जाए कैलकुलेट करके फिर आप बता सकते हैं। आई होप अब ये क्वेश्चन हो जाएगा ना, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे या एंगल पे इंटेंसिटी पूछे तो। बच्चे लोग यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। एक क्वेश्चन असाइनमेंट का, असाइनमेंट अब मिल गया ना आप लोगों को या अभी नहीं मिला है? अभी नहीं मिला है सर, 1-2 दिन में मिल जाएगा। अच्छा ग्रुप में हमने दे दिया, उन्होंने शायद अपलोड नहीं किया ना अभी। नो सर। असाइनमेंट ठीक, उसमें एक क्वेश्चन है, उसे एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक मान लेते हैं कि ये स्लिट है और फिर इसके जस्ट सामने एक और स्लिट है। ये स्लिट S, स्लिट S1 और ये स्लिट S2 और ये पॉइंट O। ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है। लाइट रेज हम इसमें ऐसे फॉल करवा रहे हैं वेवलेंथ लैम्डा का। इसकी सेपरेशन D है यहां से यहाँ। तो क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम सेपरेशन, minimum value of D such that point O। मुझे बताइए आप लोग कि O आप लोगों को क्या लग रहा है, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, डार्क होगा या ब्राइट होगा? पॉइंट O इस कॉन्फ़िगरेशन में डार्क या ब्राइट? ये तो कुछ नहीं। बताइए बच्चे लोग, डार्क या ब्राइट? सब ब्राइट होगा। सर अभी कह नहीं सकते सर, अभी कह नहीं सकते, अभी कह नहीं सकते। सर जाएगा ना। किसी भी पॉइंट पे डार्क होगा या अभी कौन ब्राइट? नहीं सकते सर। किसी पॉइंट पे डार्क होगा या ब्राइट, ये कैसे पता चलता है? पाथ डिफरेंस। राइट होने की लिमिट आप हाँ, कि उस पॉइंट पे पाथ कितना होगा ये फाइंड आउट कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि डार्क होगा या ब्राइट होगा। तो यहाँ अभी कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे ना अभी डार्क है फॉर अ व्हाइल, मान लेते हैं कि O पॉइंट पे डार्क है, तो मुझे बताइए कि D की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि O पे डार्क आ जाए। सो वैल्यू ऑफ D सच दैट पॉइंट O रिप्रेजेंट डार्क, रिप्रेजेंट डार्क। कैलकुलेट कीजिए, मुझे बताइए कि O पॉइंट पे क्या आएगा, ये डार्क बन जाएगा।
थोड़ा सा क्वेश्चन पे सोचिए, अगर डाउट है तो मुझसे पूछिए या फिर मैं आपको हिंट दे सकता हूँ कि इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। सर इंटरफेरेंस खत्म हो चुका है क्या? नहीं नहीं, वाईडीएस ही लगभग खत्म हो गया है। वाईडीएस के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए। अब इसके बाद हमें लॉयड्स मिरर की इंटरफेरेंस डिस्कस करनी होगी। तो तो अभी शेप ऑफ फ्रिंजेस एक दिन बताएंगे ना, आप बोले अच्छा, थे। हाँ 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 ठीक है, वो अभी हम इस क्वेश्चन के बाद कर लेते हैं। आपने अच्छा याद दिला दिया, मुझे शेप ऑफ फ्रिंज डिस्कस करना है। इसमें किसी को हिंट चाहिए तो बताइए। ओके, चलिए इसे शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। 1 मिनट और दे सकते हैं क्या सोचने के लिए? अच्छा ठीक, आंसर आपका लैम्डा डी और कैपिटल डी के सर टर्म्स में लैम्डा आना और डी के टर्म में ही आएगा सर, बिल्कुल आएगा। और आपका डी के आंसर साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सर, ऐसा आई थिंक। लैम्डा कॉमा डी कॉमा स्मॉल डी, इसके टर्म्स में आना चाहिए। इसके टर्म्स में आप निकालिए। पता है, अगर मैंने पूछा है कि डी कितना होना चाहिए कि ओ पे डार्क हो, तो कहां से कहानी शुरू करनी पड़ेगी? पाथ डिफरेंस। पाथ। किस पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे पाथ। अच्छा, डी का वैल्यू मैंने नहीं दिया। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ ना ये वैल्यू ऐसे लिखा हुआ था, सॉरी, यहाँ से यहाँ भी डी है और यहाँ से यहाँ भी डी, सॉरी ये दिया हुआ था। अब मुझे बताइए, हालांकि आप कैपिटल डी पूरा से पूरा लेते थे तो आंसर थोड़ा सा कुछ और आता, यानी तब सिर्फ यानी लैम्डा डी ऐसा करके आता। अभी अगर ये डी और ये डी है तो फिर बताइए कितना आएगा। कोशिश कीजिए मुझे ओ पॉइंट पे पाथ डिफरेंस निकालने का, कितना होगा। देखिए ऐसे रेज एक जाएगा तो एक सीधा ये जाएगा, दूसरा रेज कैसे जाएगा, ऐसा, और दूसरा रेज इस तरीके से। पहले ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ के बाद बैंड होके फिर यहाँ पे पहुंचेगा। मुझे बताइए कि किसका पाथ ज्यादा है, किस रेज का? S1 वाला। S1O का ज्यादा है ना। तो पाथ डिफरेंस आप ऐसे लिख सकते हैं, S1 प्लस कितना, S1O माइनस कितना, तो माइनस आप कह सकते हैं S2 प्लस S2O, यही ना बच्चे लोग? सर इसमें वो करेंगे क्या, मतलब एजम्पशन ऐसे केस में लेंगे हम कि साइन थीटा को, मतलब थीटा को स्मॉल वाला कंडीशन में इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे डी आप ये कह सकते हैं कि ये जो डी होगा वो काफी स्मॉल कैपिटल डी है, सो दैट कि आप बाइनोमियल या फिर कुछ और आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब मुझे बताइए यहाँ पे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, SS1 की वैल्यू क्या होगी बच्चे लोग, इसकी वैल्यू? अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ये होगा, ये भी वैल्यू कितना होगा, सेम, ऐसा। और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप मिस्टेक क्या कर सकते थे कि आप अगर कोई पोजीशन डार्क और ब्राइट का पूछ रहा है तो आप ऐसे लिखते हैं n लैम्डा बाई टी, ये ब्राइट का, और फिर यहाँ पे 2n+1
यानी 2n+1 और फिर लैम्डा d/2d ये डार्क का, बट ये कहानी कब करेक्ट होता है? जब वो YDSC हो। YDSC में क्या क्या सब, तो YDSC में रेज आपका पैरेलल हो, एंगल काफी स्मॉल हो, तब ये सारा का सारा यानी हम यूज करते हैं। अदरवाइज डिफरेंट सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ना पाथ डिफरेंस निकालना होगा। अगर पाथ डिफरेंस यानी रेज पैरेलल है या YDSC जैसा दिख रहा है, तब तो फिर आप पाथ डिफरेंस d sin थीटा लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर कोई डिफरेंट सिचुएशन है तो आपको ज्योमेट्री यूज करके फिर उसका पाथ डिफरेंस निकालना होगा ना। ज्योमेट्री आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तब आप उसे निकाल सकते हैं कि उसका पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ से अगर हम अब लिखें पाथ डिफरेंस क्या क्या सब है, तो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या कहा, ये ट्वाइस ऐसा हो जाएगा क्या, d² का रूट, ये ट्वाइस हो सकता है क्योंकि दोनों इक्वल ही था। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं 2d, और डार्क के लिए क्या लिख सकते हैं, मिनिमम डार्क के लिए बच्चे लोग, मिनिमम डार्क के लिए λ/2 ना, ये लिखा जा सकता है। और n = 0 के लिए ऐसा। अब इसको थोड़ा सा यानी मैथमेटिकली सॉल्व कीजिए और फाइंड आउट कीजिए। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2d, अगर हम कॉमन ले लें तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है d², और यहाँ अगर हम लिखें तो ये 1 प्लस इसे लिखा जा सकता है d/d² ऐसा, और इसे लिखा जा सकता है या इसे ऐसा लिखा जा सकता है बच्चे लोग। ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं, बताइए। d हमने कॉमन ले लिया, d कॉमन ले लिया, d² कॉमन लिया, तो d² यहाँ पे फिर ये d इसमें इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। अब यूजिंग बाइनोमियल अगर हम करें, यानी अगर ये दिया हुआ कि d अगर काफी कम है कैपिटल D से, तो होगा क्या कि इसका जो हायर पावर होगा देन दी हायर पावर ऑफ d/d कैन बी नेग्लेक्टेड। क्योंकि अगर d काफी कम है तो धीरे धीरे हायर पावर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए कैसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1/2 इसका पावर 4, और अगर मैंने कहा 1/8 इसका पावर 4, आपको लग रहा है कि काफी कम होता जाएगा। नीचे जितनी क्वांटिटी ज्यादा होती जाएगी और पावर उसी पावर पे वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अगर d की वैल्यू काफी कम है तो फिर आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये पाथ डिफरेंस फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखा जा सकता है d, यानी ये 1/2 यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, और इसके अंदर लिखा जा सकता है 1। ये अगर हम बाइनोमियल यूज करें तो या आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग बाइनोमियल। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हम इसे लिख सकते हैं कि पाथ डिफरेंस ये 2d बाहर आ गया, इसे लिखा सकता है हाफ, इसे लिख सकते हैं d/d² और प्लस हायर टर्म्स जिसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे -2d/λ/2। अब मुझे d के लिए सॉल्व करके बताइए तो कितना आंसर आएगा, किसी का आंसर आ रहा है d के लिए? d²/λ, कैपिटल D = 2 स्मॉल d का स्क्वायर अपॉन λ। ठीक, इसका मतलब आपका d का वैल्यू हो जाएगा λ/2d का रूट। किसी को दिक्कत है? बस इससे अगर हमने सीखा कि अगर कोई टिपिकल सिचुएशन है जहां पे आपको YDSC जैसा नहीं दिख रहा है,
तो फिर आप पाथ निकालिए, फिर पाथ के टर्म्स में से सॉल्व कीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों लोग, या कोई डाउट है? अगर इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू ऑफ डी नहीं पूछा होता है तब ये क्वेश्चन नहीं लग पाता ना। क्या कर रहे हैं आप? अगर इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल डी नहीं पूछा होता, सिर्फ वैल्यू ऑफ डी पूछा होता, तब ये क्वेश्चन नहीं लग पाता ना। नहीं हो जाता ना, फिर n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे पुट करते चले जाइए, या 2n+1 के लिए सॉल्व कर लीजिए। यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ ना लैम्डा, इसकी जगह आप हाँ। ये लिखिए 2n+1 लैम्डा बाय ठीक है। 2, और फिर n की वैल्यू कम ज्यादा करते जाइए बार। ये हो गया, आ गया समझ में? यस सर। ओके, नेचर ऑफ फ्रिंज देखिए कि YDS में ना फ्रिंज कैसे बनता है। Nature of fringe in YDS. ऐसा इसके दो डिफरेंट सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं कि कैसा पैटर्न बनेगा, दो डिफरेंट डायग्राम। ओके सो देखिए, जैसे अगर हमने ये YDSC का बनाया, इसका डिस्टेंस d, तो किसी पॉइंट पे पैटर्न कैसा बनेगा YDSC में, यानी कैसा लाइन दिखेगा। तो अभी हमने क्या कहा, अभी तक क्या हम पढ़ते हैं कि डार्क एंड ब्राइट की लाइन बनेगी। तो किसी भी सिचुएशन में, जैसा भी ये YDSC है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि न्यूटन रिंग्स अगर होगा तो वहां पे क्या होगा, या फिर कोई पार्टिकुलर ऐसा डायग्राम दे देगा जहां आप उसको पता, यानी पहले से आपको पता नहीं हो। जैसे अभी तो हम पढ़ेंगे थीन फिल्म का क्या होगा, न्यूटन रिंग का क्या होगा, पर कोई यानी पिकुलियर डायग्राम दे दे और फिर आपसे पूछे कि पैटर्न यहाँ पे कैसा बनेगा, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कैसा फ्रिंज का नेचर होगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे कहा था मोस्ट ऑफ टाइम, आपको कैसा कहा था YDSC में, हाइपरबोलिक फ्रिंज दिखती है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। हाँ, मैंने कहा था कि हाइपरबोलिक बनेगा, और या फिर मैंने कहा था कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये हाइपरबोलिक कैसे हम पता करेंगे, या फिर स्ट्रेट लाइन क्या, या फिर क्या आपको कभी लग रहा है कि YDSC में सर्कुलर भी बन सकता है? हाँ, जब 3 होल लगे तब। हाँ, तो होगा क्या कि डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डायग्राम बन सकते हैं। तो हम डायग्राम कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसके लिए रूल क्या है कि टू फाइंड the nature of fringe pattern, we join locus of the point on the screen having same path difference और phase। यानी वो सारे पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए जिसका सेम पाथ डिफरेंस है या सेम फेज डिफरेंस है, तो फिर वो क्या होगा कि हमें नेचर पता चल जाएगा। दैट इज, अगर आप इसको कह सकते हैं कि अगर आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है तो आप ये जो पाथ डिफरेंस की फॉर्मूला है S2P - S1P = कांस्टेंट। इसका मतलब
कि join all those point P which have the same path difference will represent the nature of the fringe। वो फिर क्या करेगा, nature of the fringe को represent करेगा। इसका मैथमेटिक्स पार्ट अभी लिख लीजिए, फिर हम फिजिक्स डिस्कस करेंगे कि ऐसे कैसे पता चल जाता है कांस्टेंट पाथ से कि ये फिर यानी क्या पैटर्न बनाएगा। ये लिख लिया आप लोगों ने? Yes. जैसे शॉर्ट में ये है कि S2P - 1P कांस्टेंट आना चाहिए किसके लिए, तो फॉर फ्रिंज पैटर्न। जब भी आपको डिसाइड करना हो किसी भी न्यूमेरिकल में, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअली अगर आपसे पूछा जाएगा तो किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि कैसा पैटर्न बनेगा, तो पार्ट डिफरेंस देखिए और फिर देखिए कि किस लाइन में या किस शेप में कैसे हम मूव करेंगे कि वहां पे पार्ट डिफरेंस कांस्टेंट होता जाएगा। तो ऐसा पैटर्न लेवल कर्व जैसे सर होता है ना मैथमेटिक्स में। क्या करें आप? लेवल कर्व कंटूर। नहीं समझ में आया क्या, कौन सा कर्व कह रहे हैं? तो जैसे मैथमेटिक्स में लेवल कर्व होता है किसी का वो जाता है। हाँ लेवल कर्व ऐसा वैसे ही। ये लिख लिया आप लोगों ने? Yes sir. ओके। सो अब जैसे देखिए कि ये पॉइंट है और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें कि किधर पैटर्न होगा, किधर हम मूव करेंगे, उस पॉइंट P पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा? D अगर ये sin एंगल theta. थीटा है तो पार्ट डिफरेंस यहाँ पे होगा D sin थीटा। मुझे बताइए इस थीटा को मैं किधर मूव करूं कि पार्ट डिफरेंस कांस्टेंट हो। जैसे देखिए कि सामने अगर ये स्क्रीन है, एक रेज ऐसे गया और दूसरा रेज ऐसे गया ना, उस दोनों के बीच कुछ एंगल होंगे। अब मैं कैसे मूव करूं कि पाथ कांस्टेंट हो? जैसे अगर मैं ऊपर मूव करता हूं तो आपको लग रहा है कि पाथ कांस्टेंट होगा? ऊपर मूव करूं तो? No sir. No sir. नीचे मूव करूं तो? तब भी नहीं। तो फिर किधर मूव करूं मैं? सर्कुलर पाथ पे। साइड वाइज अगर मैं मूव करूं तो ना, अगर मैं साइड वाइज मूव करूं, सर दैट द थीटा इज रिमेन कांस्टेंट, देन द व्हाट व्हिच पाथ इट विल रिप्रेजेंट इफ यू आर मूविंग इन सच वे सो दैट द थीटा रिमेन कांस्टेंट? सर्कुलर पाथ। सर्कल को कर रहा है, हाइपरबोला जैसा। जैसे देखिए यहीं पे अगर ये पाथ है और अगर मैं इसे मूव करना चाहूं ऐसे करके, तो तब तो एक लाइन होगा, बट अगर मैं लार्ज पाथ में मूव करूं तो एक लाइन भी नहीं होगा। कुछ देर के बाद आपको लग रहा है ना कि ये सरफेस छूट जाएगा, तो समहाउ क्या होगा, ये हाइपरबोलिक जैसा होगा वो। तो जब कभी आप करेंगे तो यानी जैसे कुछ पाथ तक तो फिर क्या हुआ, यानी मूव करेंगे फिर धीरे धीरे ये, यानी जब कभी आप हाइपरबोलिक पाथ में मूव करेंगे तो फिर आपका यानी क्या होगा, सेम पाथ सेम थीटा आ जाएगा या सेम यानी पॉइंट आ जाएंगे ना। जैसे आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि एक पॉइंट ऐसा लिया एक ऐसा लिया, अगर आप ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं तो कितना दूर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? थोड़ी देर के बाद आपको नहीं लग रहा कि वो सरफेस छूट जाएगा, प्लेन सरफेस? अरे डायग्राम ही नहीं समझ में आ रहा सर ये प्लेन पे कर्व बनाएंगे ना सर? हाँ, इसको ऐसे देखिए, मान लेते हैं कि अभी अगर इसको ये मान लीजिए कि हमारा स्क्रीन है, ठीक राइट, और मान लेते हैं कि ये अभी ये जो हैंड है वो S1 से रेज गया है, तो S1 से रेज हमने ऐसे कहा, फिर दूसरा जो है वो S2 से गया। अब आप जब कभी लाइन ड्रॉ करना चाहे इस पे ना, सेम पाथ मेंटेन करते कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ चेंज नहीं हो, सेम पाथ मेंटेन करते हुए, तो कितना लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं? बहुत लार्ज लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं या फिर छोटा ही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ खींच सकते हैं, छोटी सी लाइन खींच सकते हैं। तो हमें टर्न हो रहा है, साइड वाइज जाना है अगर हमें तो। हाँ, तो साइड वाइज, इसलिए ये आपका क्या होगा, साइड वाइज हो जाएगा। ये समझ में आया कि इसलिए साइड वाइज हो जाएगा वो। तो हमने वो स्पेशली लिया है क्या, वो एक स्लिट के सामने ही एक पैरेलल लिया होता है ऐसा करके, या फिर कुछ भी कोई भी आर्बिट्री ले सकते हैं? आपका स्क्रीन, आपका ना स्क्रीन ऐसा है, ऐसा है राइट, और अगर आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट ले, यानी इस पे यहाँ पे, और ये पॉइंट आप यहाँ ले, अब ये आप किधर मूव करेंगे कि आपका यानी सेम पाथ हो, यानी थीटा सेम हो या ये दोनों की लेंथ चेंज नहीं हो, इसकी और इसकी लेंथ चेंज नहीं हो तो पाथ नहीं चेंज होगा ना। यस। तो आप किस लाइन में मूव करना चाहेंगे? आपको लग रहा है कि हल्का सा स्ट्रेट लाइन मूव कर दें तो दोनों की पाथ नहीं चेंज होगी, यानी यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, बट ये स्ट्रेट लाइन बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। उसके बाद आपको लग रहा है ना कि ये थोड़ा सा यानी या तो इधर मूव कर जाएगा या फिर ये इधर मूव कर जाएगा। यस सर। हाँ ना, थोड़ा सा करके देखेंगे तो ये चीजें शायद आपको समझ में आ जाएगी। या फिर दूसरा तरीका है कि मैथमेटिकली इक्वेशन डिराइव कीजिए, जो आपके घटक के बुक में मिल जाएगा, काफी लेंथ
वन पेज की डेरिवेशन है, देन यू विल रियलाइज दैट इट विल बी द यानी हाइपरबोलिक नेचर, राइट। बट वो ज्यादा इफेक्टिव इसलिए नहीं रहेगा कि डिफरेंट सिचुएशन में हमेशा मैथमेटिक्स से डिराइव करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होगी। यहाँ आप थोड़ा बहुत इमेजिनेशन करके कर सकते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे जब आप मूव करेंगे तो ये हाइपरबोलिक पाथ में जब जाएगा, राइट, तो वहां पे फिर क्या रहेगा कि यानी उसके जैसे S1 और S2 की जो भी लेंथ है, अगर आप ऐसे कर्व पाथ में मूव करते हैं तो लेंथ कांस्टेंट रहेगा, और उसका प्रोजेक्शन ले तो हाइपरबोलिक होगा। तो ये आपका यहाँ पे हाइपरबोलिक होगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसी में यहाँ से इसकी पोजीशन y है, y का एक्सप्रेशन लिखिए, उसको फिर पाथ डिफरेंस के टर्म्स में सॉल्व कीजिए, फिर जब आप एक्सप्रेशन लिखेंगे डेल्टा के टर्म्स में यानी पाथ के टर्म्स में, तो हाइपरबोलिक का फॉर्मूला आएगा। तो उस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि ये यानी पैरा हाइपरबोलिक होगा वो। दूसरा जैसे देखें कि अगर आपका स्क्रीन काफी छोटा है, यानी अगर x काफी कम है d से, x मतलब होता है ये साइज, यानी जो कोऑर्डिनेट मैंने यूज किया है ये x और ये y, इसका मतलब साइज ऑफ स्क्रीन किससे डिसाइड होगा, y से या x से? साइज ऑफ x से। तो अगर आपका x काफी छोटा है तो इसमें छोटा सा पार्ट एक बार कट करने की कोशिश कीजिए, काफी छोटा रीजन, और फिर मुझे बताइए कि आपको छोटा रीजन अगर आप कट करेंगे तो कैसा लाइन दिखेगा इस छोटे रीजन में? छोटे रीजन में लगभग स्ट्रेट लाइन दिखेगा आपको। यस सर। ना, तो होता है क्या है कि अगर स्क्रीन आपका काफी छोटा हो डी के कंपेरिजन में, डी आप बहुत ज्यादा छोटा ले लीजिए, राइट, और डी काफी लार्ज ले लीजिए, तो क्या होगा कि डी के कंपेरिजन में अगर एक्स आपका छोटा है तो फिर यही चीजें आप लगभग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो लाइन होंगे वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेट केस है, बट कंडीशन क्या है कि स्क्रीन की साइज काफी छोटी हो डी के कंपेरिजन में तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बनेगा। बट अगर एग्जैक्ट आंसर कहा जाए तो हाइपरबोलिक होगी। जैसे अगर आप मैंने कहा था कि ऐसे अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो छोटा पतला पतला लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, है ना, छोटे छोटे डिस्टेंस की लाइन ना, ऐसा लाइन आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, ज्यादा दूर पे जाएंगे तो ये थोड़ा सा कर्व होता चला जाएगा अगर डिस्टेंस फिक्स रखते हैं। ओके, सो ये हुआ, और इसमें यानी दो केस होते हैं। अभी एक केस हमने पढ़ा है, इसको आप लोग लिख लीजिए, यानी यहाँ पे हम केस 1 करके लिख लेते हैं। केस 1, पहला केस होता है व्हेन स्क्रीन इज प्लेस्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्लिट्स। तो पैटर्न कैसा दिखेगा? हाइपरबोलिक या हाइपरबोला, और अप्रोक्सीमेटली क्या दिखेगा ये? स्ट्रेट लाइन। कब दिखेगा? इफ साइज ऑफ स्क्रीन इज वेरी small in comparison of D, ऐसा, that is x is much less than D। ये तो ये वाला चीज ये समझ में आ गया। ये डायग्राम आप या तो वहां के बाद बना लीजिए या फिर पहले पेज में ये लिख लिया हो तो फिर इसका हम सेकंड केस डिस्कस करें जब स्क्रीन परपेंडिकुलर हो तो। ये लिख लिया आप लोगों ने? ठीक। अच्छा, ये शायद पेज, प्रीवियस स्लाइड। अच्छा
इसके बाद फिर आप लोग ये लिख लीजिएगा, ये उसके बाद ये। हाँ सर, एक सेकंड। हो गया? यस सर। केस 2 इसका, या इसी में हम लिख देते हैं, ये पहले पेज का ही था केस 2, बट इसके लिए फिर हमें डायग्राम लंबा बनाना पड़ेगा। When the screen is placed perpendicular to the to the plane containing slit. पहले पैरेलल था तो पैराबोलिक हुई, हाइपरबोलिक, और अभी ऐसा है, यानी जैसे ये स्लिट हुआ S1, ये स्लिट हुआ S2, तो ये एक प्लेन हुआ, यानी ऐसा जैसे आप अभी इसमें मान लीजिए कि ये अगर बोर्ड है और फिर आपने ऐसा और ऐसा दो स्लिट बनाया, तो अभी जहाँ ग्राउंड पे मैं जो स्टैंड कर रहा हूँ वो अभी स्क्रीन होगा। तो अभी ये स्लिट अगर है तो स्लिट के प्लेन पे आप अगर परपेंडिकुलर स्क्रीन बना दीजिए, जैसे आप यहाँ अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो ये स्लिट के प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेचर क्या होगा, मुझे बताइए यहाँ पे क्या नेचर होगा? सर्कुलर। जैसे देखिए यहाँ जैसे यहाँ पे क्या पैटर्न बनेगा, तो उसे फिर आप ऐसे कह सकते हैं, S1 से क्या लाइन गया है, S1, फिर यहाँ ये S2, और फिर मान लेते हैं कि ये एंगल ऐसा कुछ, ये इसका एंगुलर पोजीशन मान लेते हैं कि ये अगर आपने यहाँ से ये थीटा का है, ये इसका थीटा है, राइट। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे कोई आदमी कैसे मूव करे कि इसका यानी पाथ सेम हो। जैसे अगर ये आगे मूव करेगा तो नहीं होगा, इधर मूव करेगा तो भी नहीं, तो कैसे मूव करे वो कि इसका थीटा सेम रहे? हॉरिजॉन्टल सर्कल में, हॉरिजॉन्टल सर्कल ना, अगर उस पे ऐसे सर्कल ड्रॉ करे, सर्कल में मूव करे तो थीटा सेम रहेगा, थीटा सेम रहेगा तो पाथ डिफरेंस सेम रहेगा। यहाँ मुझे बताइए तो इस दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना है S1 और S2 के बीच? d cos थीटा। हाँ, अगर ये d है, हमने पीछे ये पढ़ा है ना कि ये कैसे हम निकालते हैं, अगर ये थीटा होगा ये पाथ तो फिर ये d cos थीटा हो जाएंगे, राइट। तो फिर और फिर नेचर कैसा होगा, तो आप नेचर अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट आप कह सकते हैं कि डार्क होगा फिर ब्राइट होगा, इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक डार्क एंड ब्राइट होगा, तो सर्कुलर नेचर होगा, और फिर आप इस तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं। ये सबको समझ में आ गया कि सर्कुलर कैसे हो रहा है बच्चे लोग? क्योंकि आप यहाँ पे इंक्लाइन कीजिए, फिर आप सर्कल पाथ में ही जाएंगे तो थीटा आपका सेम रहेगा, थीटा सेम रहेगा तो फिर पाथ डिफरेंस आपका यानी कांस्टेंट रहेगा। ये पाथ डिफरेंस d cos थीटा होगा, ये सबको समझ में है या फिर दिक्कत है? इसी में बता दूं कि कैसे आया। d cos थीटा कैसे है, समझ में आया? यस सर। अच्छा ठीक है, इसे देखें कि d cos थीटा हम कैसे यानी यहाँ पे कर पाएंगे। देख, अगर मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है, फिर ये कोई पॉइंट है, और फिर यहाँ से और फिर यहाँ से, यानी एक पैरेलल रेज है,
एक रेज यहाँ, फिर एक रेज यहाँ, और फिर ये बाइसेक्टिंग यहाँ से। अब होगा क्या कि अगर यहाँ पे एंगल आप ऐसे डिसाइड करते हैं, एक रेज और हम ड्रॉ करते हैं। देखिए अब एंगल लिखने का 2-3 तरीका है। एक तो तरीका है क्या कि आप यहाँ से मेजर कीजिए ये, या एक तरीका है कि आप फिर यहाँ से मेजर कीजिए ये अल्फा। अल्फा मैंने कहाँ से मेजर किया है? ये क्या है? लाइन बाइसेक्टिंग स्लिट। अल्फा कहाँ से मेजर किया बच्चे लोग? लाइन बाइसेक्टिंग स्लिट ना। थीटा मैंने कहाँ से मेजर किया है? ये लाइन ज्वाइनिंग स्लिट्स। थीटा अगर लाइन ज्वाइनिंग स्लिट से मेजर करते हैं, जैसे देखिए ये येलो वाला कहाँ होगा तो ऐसे, और ये कैसे होगा तो इस तरीके से। तो ये थीटा और अल्फा में डिफरेंस है। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर आप इस दोनों के बीच पार डिफरेंस लिखना चाहते हैं तो पार डिफरेंस आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ से आप इस पे परपेंडिकुलर पुट कर दीजिए, और अगर ये एंगल आपका थीटा था, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल आपको क्या लग रहा है कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा ये एंगल, ये वाला, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा सेकंड वाला ना। ये देखिए अगर मैं इसे ऐसे थीटा लिखता हूँ, अगर ये थीटा लिखता हूँ ये, राइट, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। फिर आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप ऐसा लिखते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, ये अगर वैल्यू आपका मान लेते हैं पाथ का, तो थीटा के सामने वाला पाथ, और फिर वहां पे फिर यानी ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आपका डी, इसका मतलब पाथ इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू फिर कितना आ जाएगा? डी कॉस थीटा। तो अगर लाइन ज्वाइनिंग स्लिट से मेजर करते हैं तो पाथ डिफरेंस डी कॉस थीटा होगा। ये क्लियर है? क्लियर है ना मतलब? ठीक। और अल्फा के टर्म्स में फिर क्या होगा मुझे बताइए, अगर मैं अल्फा यूज करता हूं तो अल्फा के टर्म्स में थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा कर देंगे तो होगा क्या कि अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब कि थीटा इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। इसका मतलब पाथ की वैल्यू क्या हो जाएंगे? डी साइन थीटा हो जाएगा, डी साइन अल्फा। अब आपको समझ में आया कि हम साइन कब लेते हैं और कॉस कब लेते हैं? जब लाइन बाइसेक्टिंग विद स्लिट लेते हैं तो साइन आता है, लाइन ज्वाइनिंग विद स्लिट लेते हैं तो फिर क्या आता है? कॉस आता है। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए अभी तक जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, यहाँ पे हम एंगल कहाँ से ले रहे हैं? लाइन ज्वाइनिंग स्लिट या लाइन बाइसेक्टिंग स्लिट? यहाँ पे ये एंगल कहाँ से मेजर कर रहे हैं? लाइन ज्वाइनिंग से इसलिए फिर यहाँ पे हाँ बाइसेक्टिंग स्लिट, इसलिए पाथ डिफरेंस कितना है यहाँ पे? साइन थीटा। बट अगर मैं ये एंगल मेजर करता ना, ये एंगल कहता तो फिर क्या आता पाथ डिफरेंस? कॉस थीटा। तो आई होप कि ये याद रहेगा, क्योंकि आगे कुछ कुछ सिचुएशन में ये सॉल्व करने में इजी रहेगी कि कब साइन थीटा लेना है, कब कॉस थीटा लेना है। क्लियर है ये? यस सर। ठीक, तो अब यहाँ ओके, सो इस तरीके से नेचर होता है। यहाँ पे कुछ एक न्यूमेरिकल हम इस पे सर्कुलर वाले पे कर लेते हैं। मान लेते हैं कि S1 स्लिट है, ये S2 स्लिट है, और इस दोनों के बीच हमने लाइन ज्वाइन कर लिया। यहाँ एक स्क्रीन है, ये पॉइंट O, इस दोनों के बीच पाथ है या डिस्टेंस है 4 लैम्डा, यहाँ से इस दोनों की डिस्टेंस है 40,000 लैम्डा। आपको निकालना क्या है? फाइंड द एंगुलर
पोजीशन, कभी कभी इसी चीज को रेडियस भी कहा जाता है, एंगुलर पोजीशन या एंगुलर रेडियस ऑफ द फर्स्ट। पहले ब्राइट का आप लोग निकालिए, फर्स्ट ब्राइट एंड डार्क रे। ठीक, मुझे बताइए कि सेंटर पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ब्राइट या डार्क? बच्चों ब्राइट। कोई और सेंटर पे क्या दिखाई दे रहा है, ब्राइट या डार्क? ब्राइट दिख रहा है सर। और सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ, सेंटर पे डार्क दिखाई दे रहा है या ब्राइट? ये कुछ नहीं कर सकते सर, जब पार्ट डिफरेंस पहले चेक करेंगे ना सर उनका। कंसीडर कर लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? कंसीडर कर लीजिए फिर बताइए सेंटर पे क्या दिखाई देगा, यानी ओ पॉइंट पे। ओ पॉइंट पे कंसीडर करके फिर मुझे बताइए कि ब्राइट या डार्क। सर वहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होगा हमेशा 4 लैम्डा ही तो होगा, तो n लैम्डा के बराबर है, तो फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो ब्राइट ही बनना चाहिए। राइट होगा सर। राइट होगा, वेरी गुड। यहाँ पे देखे S1 और S2 में कौन सा ज्यादा, यानी ज्यादा पाथ कवर करेगा ओ पे, व्हिच रेस? S1। S1 कितना ज्यादा कवर करेगा? S1 और माइनस S2 हो। सो S1 ये कवर किया, S2 ये कवर किया, इसका मतलब कि S1 और S2 से कितना ज्यादा, तो 4 लैम्डा। इसका मतलब एट सेंटर की बात हो एट सेंटर, राइट, पाथ इज इक्वल टू कितना, तो पाथ की वैल्यू कहें तो S1O माइनस S2O इज इक्वल टू 4 लैम्डा इज इक्वल टू n लैम्डा। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी, 4th ऑर्डर ब्राइट। सेंटर पे ब्राइट बनेगा किस ऑर्डर की? 4th ऑर्डर। अब आपका नेक्स्ट टास्क ये है कि अब जो ब्राइट बनेगा, जैसे सेंटर पे ब्राइट बना, उसके बाद फिर क्या होगा, तो डार्क रिंग बनेगा। एक ब्राइट बना तो अब डार्क रिंग बनना चाहिए ना, तो मान लेते ये ब्लू कलर आपका डार्क रिंग है, उसके बाद फिर क्या बनेगा, तो ब्राइट रिंग बनेगा। तो मुझे फर्स्ट ब्राइट रिंग का रेडियस एंगुलर पोजीशन आप लोगों को बताना है कि फर्स्ट ब्राइट रिंग का एंगुलर पोजीशन क्या होगा। फिर से फर्स्ट ब्राइट हो जाए तो फिर यहाँ पे डार्क बनेगा, फिर से ब्राइट होगा, सो ऑन। आपसे मैं ज्यादा टिपिकल भी पूछ सकता था, थर्ड फोर्थ भी पूछ सकता था, या फिर आप यानी कॉन्फिडेंट होंगे तो मुझे थर्ड का बताइएगा, थर्ड डार्क का। थर्ड डार्क और ब्राइट ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे मुझे थर्ड का आप लोग बता दीजिए, फर्स्ट तो ज्यादा इजी हो जाएगा, आप मुझे थर्ड ब्राइट का बताइएगा। ये पहले करना है, यानी ये क्वेश्चन पहले करना है, उसके बाद ये और उसके बाद ये, थर्ड नंबर पहले करना है। ठीक, ये अभी मैं होमवर्क पे छोड़ के जाता हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इसे सोचिए फिर मुझे आंसर बताइएगा। क्लियर है बच्चे लोग? ठीक, और जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आप लोग सारा ट्रायल जरूर कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है YDSC का। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लॉयड्स मिरर डिस्कस करेंगे। YDSC हमने सारा कंप्लीट कर लिया, वैसे ग्रुप पे अवेलेबल है असाइनमेंट, उसको सॉल्व कीजिए, जो डाउट होगा वो फिर हम डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लॉयड्स मिरर पढ़ेंगे, बट ये आप एक बार जरूर करके देखिएगा। और पहला असाइनमेंट जो है वो सारे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एटलीस्ट उसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला असाइनमेंट अगर सारा सॉल्व हो गया स्लोली ही, क्योंकि अभी टाइम है, तो फिर थर्ड फोर्थ या सेकंड ये सारा असाइनमेंट फिर आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो पहला का कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, जो जो होता जा रहा है उसे सॉल्व करते जाइए, जो नहीं हो रहा है उसे मार्क कर लीजिए, या तो क्लासमेट से पूछ लीजिए या मुझसे पूछ लीजिए। राइट, तो पहला असाइनमेंट जरूर सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन। ठीक है बच्चे लोग? ठीक है सर। जी सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। शुक्रिया। थैंक यू सर।